गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? तो हम हमारी रिवीजन लेक्चर्स की सीरीज का लगभग ये लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। हमने जीएसटी में लगभग सारे चैप्टर्स की रिवीजन रिकॉर्ड कर दी है, जो कि चाहे हाँ फर्स्ट को छोड़कर, और उसके बाद चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ चैप्टर ये है ही। फिफ्थ एग्जामिशन का पिछले बार मैंने चैप्टर रिकॉर्ड किया था, बहुत बढ़िया, 4 घंटे का था आई थिंक। वो ही आपके लिए एज इट इज एप्लीकेबल है, उसमें सब कवर किया हुआ है, नए स्टडीमेट से ही पढ़ाया हुआ है। हाँ, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं, सिर्फ 3 अमेंडमेंट आई हैं एग्जामिशन के अंदर। वो हमारा आप साथ में अमेंडमेंट का लेक्चर तो देखोगे ही, तो वहां से वो आपकी अमेंडमेंट भी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा फिर आपका 5 चैप्टर हो गया, 6 करा दिया है, 7th करा दिया, 8th हो गया आईटीसी, 9th रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, 10th अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का भी मैं कर दूंगा। और इसके अलावा 12th ई वे बिल, 13th हो गया, 14th हो गया, और 15th हो गया, पेमेंट हो गया, रिटर्न हो गया, टीडीएस टीसीएस, सबकी रिवीजन आपको हो गई। तो मतलब फुल प्रूफ हमारे जीएसटी के अंदर जो है, क्या कहते हैं, सारा अपना रिवीजन हो चुका है, रिकॉर्डेड है, तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और आपके लिए खुशनसीबी ये है कि हमारा इसके बार अब की बार जो एग्जाम है फाइनल अपना इंटर का, वो मई अटेम्प्ट वाला एग्जाम जो है, वो 3 दिन की इसमें छुट्टी है टैक्स की। तो आपके लिए ये रिवीजन लेक्चर बहुत ही काम के साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, वो मेरे को याद आ रहा है कि लगभग ये सारे रिवीजन लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, एवरेज 1 घंटा मिलेगा पर चैप्टर का। तो अपने पास 14 चैप्टर हैं पहले चैप्टर को छोड़कर, तो 14 घंटे के अंदर ये रिवीजन आपकी कंप्लीट हो गई है, 14 आवर्स के अंदर आपकी कंप्लीट हो गई है। एक दिन अगर आप बैठकर आप जीएसटी के सारे रिवीजन लगाते हो, तो आपका पूरा कवर हो सकता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप स्पीड पे लगा सकते हो, तो आप जो है इसको एक दिन के अंदर कंप्लीट कवर कर सकते हो जीएसटी को। ऐसे ही हमारे इनकम टैक्स के भी सेम सीरीज के अंदर आपके लेक्चर दिए जाएंगे सेम तरीके से, और एक दिन में आप इनकम टैक्स रिवाइज कर सकते हो पूरा का पूरा। फिर एक दिन पूरा बच जाएगा क्वेश्चन बैंक वगैरह देखने के लिए। तो इस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हो इन 3 दिन के हॉलीडेज को, आपके जो फाइन एग्जाम से पहले हैं। तो खैर, ये रिवीजन लेक्चर आपका यूटीएफटी में भी हेल्प करेंगे, तो यूटीएफटी में भी देखो। और अगर आपको लगता है यूटीएफटी में हमारी सफिशिएंट तैयारी हो गई है, फिर आपको जरूरी नहीं है कि वन डे बिफोर एग्जाम ये रिवीजन लेक्चर देखने हैं। वन डे बिफोर एग्जाम तो आप अपना इनको रिवाइज करने पे, खुद से रिवाइज करने में भी ध्यान लगा सकते हो, क्वेश्चन करने में भी ध्यान लगा सकते हो। तो वो तो आपके ऊपर है कि आपको कितना टॉपिक याद है, नहीं है, क्या रिवीजन लेक्चर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हाँ, तो ये चीज है, 2x की स्पीड भी देखी जा सकता है। तो भाई अब हम आते हैं, ये सारी बातें हो गई, 2 इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब वापस से शुरू करते हैं हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको करने से पहले आपको ये देखना होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है। और गुड्स के केस में अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई उसका निकालना सीए इंटर में नहीं आएगा। और अगर गुड्स के केस में अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई सीए इंटर में आएगा, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। सर्विसेज केस में भी सेम वही बात है कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, यानी कि अदरवाइज सीए फाइनल के अंदर आएगा। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के अंदर है, यानी कि सप्लायर भी इंडिया का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है, तो इसका मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, तो ही हम सीए इंटर में जो है बात करेंगे। अपना सर्विसेज के केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। ये ध्यान रखना, यहां जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जा रहा है, यहां पर आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन लिख रखे हैं, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन जो थे, सेक्शन नंबर 10, वो तो अपना कंपोजिशन स्कीम का था। ये दोनों सेक्शन 10 और 12 दोनों ही कौन से हैं, आईजीएसटी एक्ट के सेक्शंस हैं। इसके अलावा जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल लोगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के बाद आपको एक चीज और डिटरमाइन करनी पड़ेगी, वो है लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब होता है सप्लायर कहां से, उसका रजिस्टर्ड बिजनेस कहां से है, वो अपना सप्लाई कहां से करता है, वो होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों निकाल लिया आपने। अगर ये दोनों सेम स्टेट में है, तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। तो अगर दोनों सेम स्टेट में है या सेम यूटी में है, तो इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एक जगह पर है, एक स्टेट में है, और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है, तो उस केस में हम उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। या यूटी अलग अलग है तो भी इंटर स्टेट बोलेंगे, एक स्टेट है एक यूटी है तो भी हम उसको इंटर स्टेट जो है बोलेंगे। इसके अलावा ये सारे जो डेफिनेशंस हैं, वो आईजीएसटी एक्ट में लिखी हुई हैं। सेक्शंस तो आपको क्या ही याद रह पाएंगे।
इसके अलावा एक सेक्शन आता है, ये सेक्शन नंबर 8 में था, जिसमें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट की डेफिनेशन लिख रखी है आईजीएसटी एक्ट के अंदर। फिर आता है सेक्शन नंबर 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जिसके अंदर जो है लिख रखा है कि भाई अपना टेरिटोरियल वाटर्स अगर पानी में सप्लाई की जाती है तो उस केस में जो है उस केस में पानी में अगर सप्लाई की जाती है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा। जैसे कि अब देखो ये गोवा है और ये जो है क्या कहते हैं कर्नाटका है। अब मान लेते हैं यहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर है, यानी कि यहां पर जो है क्या कहते हैं सप्लायर है। अब ये सप्लायर गोवा का माना जाएगा, कर्नाटका का माना जाएगा या चेन्नई का माना जाएगा, कहां का माना जाएगा। तो यहां गवर्नमेंट कहती है कि सप्लायर की लोकेशन गोवा अगर पानी में है तो उसको गोवा का माना जाएगा या कर्नाटका का या चेन्नई का माना जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन जो भी उसका डिस्टेंस है। जो नियरेस्ट उसका प्लेस होगा वही उसका जो है क्या माना जाएगा, लोकेशन मानी जाएगी, उसी स्टेट से माना जाएगा कि उस स्टेट से बिलोंग करता है। जैसे यहाँ 15 किलोमीटर है गोवा से, तो नियरेस्ट लोकेशन गोवा है, तो इसका जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर गोवा माना जाएगा। सिमिलरली प्लेस ऑफ सप्लाई भी हमें यही चेक करनी है कि मान लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं यहां पर है और ये लोकेशन गुजरात के पास है सबसे ज्यादा, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाएगा, गुजरात के पास माना जाएगा। तो जब हम चाहे हम चेक करें लोकेशन ऑफ सप्लायर, चाहे हम चेक करें प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये पानी में है, दोनों में से कोई भी पानी में है या दोनों पानी में है, तो कौन से स्टेट के पास माने जाएंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर जिस भी स्टेट से पास होगा वहां लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा उस स्टेट से। प्लेस ऑफ सप्लाई जिस भी स्टेट के पास होगा वहां जो है उस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो शैल बी डीम्ड टू बी इन कोस्टल स्टेट, उस स्टेट के पास माना जाएगा वेयर द नियरेस्ट पॉइंट, जहां जो है सबसे पास नियरेस्ट पॉइंट है। बेस लाइन है, बेस लाइन का मतलब होता है हमारी जमीन जहां पर आती है, वो जो सबसे पास पड़ेगा वही माना जाएगा। यही यहां पर एक्ट की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रीड करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहें तो। मैंने वैसे ग्राफ में ये सही समझा दिया है। इसके अलावा एग्जाम्पल भी समझा दिया है। तो ये हमारा हो गया कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई या जो अपना लोकेशन ऑफ सप्लायर पानी में होता है तो उस केस में उसको वहां मानेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर को वहां मानेंगे जिसका लोकेशन ऑफ सप्लायर का सबसे पास जो स्टेट जो लगता होगा वो लोकेशन ऑफ सप्लायर का स्टेट माना जाएगा। ऐसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई के पास जो भी स्टेट लगता होगा उससे जो है क्या कहते हैं वही उसका स्टेट माना जाएगा। इसके बाद अब आता है सेक्शन नंबर 10, 8 कर चुके, 9 कर चुके, 10 सेक्शन पे आ चुके हैं। 10 सेक्शन हमारा किस केस में है, गुड्स के केस में है। गुड्स के केस में जो है हमारा क्या निकाला जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसको करने के लिए ये एक्ट की लैंग्वेज रीड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन टेबल बनाई है, इसको आप करेंगे। इसमें मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए बी सी डी और ई। अब यहां पर क्या हुआ है, एक चीज और हुई है, वो क्या हुई है, वो एक अमेंडमेंट भी आई है। वो क्या अमेंडमेंट आई है कि भाई जो ए है, ए के नीचे अपन जो है यहां पर लिख देंगे कि ए जो है अब क्योंकि अगर कोई बंदा अनरजिस्टर्ड है तो फिर ए अप्लाई नहीं होगा, तो ये तभी अप्लाई होगा अगर ये प्रोवाइडेड है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ऐसे ही यहां पर सी के केस में भी ये अमेंडमेंट आई है कि अगर सी, जो सी था हमारा कहां पर था, ये राशि सी के केस में भी अगर ये प्रोवाइडेड होगा टू रजिस्टर्ड पर्सन तो सी लगेगा। और एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है जिसका नाम है सी ए। वो जो है क्या कहते हैं, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, यहां पर बीच में इंसर्ट होगा सी ए। सी ए में क्या लिखा है, सी ए में लिखा है कि अगर गुड सप्लाई की जाती है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, और तो ये जो है जो नया सबसेक्शन है ये ओवररूल करता है ए को भी और सी को भी, नॉट विद स्टैंडिंग लिखा हुआ है। इसकी डिटेल मैंने आपको अमेंडमेंट चैप्टर में पढ़ाई हुई है। और ये बोलता है कि भाई अगर क्या कहते हैं, हाँ तो ओवरऑल करता है अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई करते हो तो बोलता है ये कि अगर एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट जो है वो इनवॉइस के अंदर है, अगर इनवॉइस के अंदर एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ जो एड्रेस है, जो एड्रेस है वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नहीं है, इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नहीं है तो उस केस में जो है प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर जो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसके अंदर क्या है, एड्रेस का मतलब क्या, एड्रेस का मतलब कंप्लीट एड्रेस की जरूरत नहीं है, अगर आप उसका स्टेट नोट कर देते हो तो भी हम उसका एड्रेस मानेंगे। तो मतलब क्या है कि अगर आप गुड सप्लाई करते हो, एग्जांपल के तौर पे मैं अपना चांदनी चौक दिल्ली में गया और मैं सामान लेने गया, मैं अनरजिस्टर्ड था,
मैं अनरजिस्टर्ड था, मैं सामान लेने गया चांदनी चौक दिल्ली में, और मैंने कहा कि भाई साहब हम क्या, मैं एक छोटी मोटी दुकान करता हूँ, मैं कपड़े लेने गया वहां से, तो मैंने कहा भाई ये कपड़े खरीदने हैं, मैंने, उसने कपड़े मेरे को बेच दिए 20,000 रुपए के कपड़े, मैं एक अनरजिस्टर्ड हूँ, वो बिल पे जो है मेरा एड्रेस लिखना भूल गया, तो फिर इसका जो है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, वही चांदनी चौक जो कि लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा वही माना जाएगा। और वो अगर बिल के अंदर मेरा एड्रेस लिख देता है, मेरा स्टेट लिख देता है, तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपेंट जो है क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये बात हो जाती है। इसके अलावा जो है ये हो गया हमारा नया जो पॉइंट आया था। बाकी बाकी हमारा ABCDE जो है वो पढ़ लेते हैं। ए में आता है कि जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, तो जहां मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है वहां पर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाता है, जहां मूवमेंट टर्मिनेट्स होती है वहां माना जाता है। तो देखो यहां पर जो लिख रखा है प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है जहां मूवमेंट जो है वो टर्मिनेट होती है। लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, जहां मूवमेंट टर्मिनेट्स होती है। जैसे मैं दिल्ली में गया था, दिल्ली में सामान खरीदने गया, मैं दिल्ली से सामान लेकर हिसार ले आया, तो यहां मूवमेंट हिसार खत्म हुई है, तो हिसार प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो ये तब लगेगा जब मैं रजिस्टर्ड हूं। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो फिर CA लग जाएगा, जो क्या बोलता है कि अगर इनवॉइस के ऊपर रेसिपिएंट का एड्रेस लिखा है तो रेसिपिएंट का एड्रेस, अगर इनवॉइस के ऊपर रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं लिखा तो फिर सप्लायर का एड्रेस। इसके अलावा यहां जो है ये एक और खास बात है, ये लिखा हुआ है कि भाई मूवमेंट कौन कर रहा है ये इससे फर्क नहीं पड़ता। मूवमेंट चाहे सप्लायर कर रहा हो, मूवमेंट चाहे रेसिपिएंट कर रहा हो, या मूवमेंट कोई और पर्सन कर रहा हो। एग्जांपल के तौर पे सब, मैं घर बैठा हूं हिसार के अंदर, मैंने सप्लायर को बोला कि सामान मेरा जो है हिसार में भिजवा दे, तो इस केस में मूवमेंट सप्लायर कर रहा है, तब भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, रेसिपिएंट के पास, क्योंकि मूवमेंट टर्मिनेट कहां पर हो रही है, हिसार के अंदर हो रही है। अगर क्या कहते हैं मैं खुद दिल्ली जाकर सामान लेकर आ रहा हूं, तब भी प्लेस ऑफ सप्लाई हिसार माना जाएगा, क्योंकि मूवमेंट यहां टर्मिनेट हो रही है। तो मतलब मूवमेंट कोई भी पर्सन करे इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ट्रांसपोर्ट वाला करे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मूवमेंट टर्मिनेट कहां से हो रही है, तो अपना जो है ये A पॉइंट लगेगा, लेकिन तभी लगेगा जब रेसिपिएंट क्या होगा, रजिस्टर्ड। बी पॉइंट में आता है बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल का मतलब क्या होता है, बिल टू शिप टू मॉडल का मतलब होता है कि सप्लायर है और एक अपना रेसिपिएंट है। सप्लायर के कहने पे, सप्लायर के कहने पे नहीं, थर्ड पर्सन के कहने पे सप्लायर सामान दे देता है रेसिपिएंट को। थर्ड पर्सन के कहने पे सप्लायर सामान दे देता है रेसिपिएंट को, और बिल बनते हैं दो। एक बिल सप्लायर बनाता है किसके नाम पे, थर्ड पर्सन के नाम पे, इनवॉइस 1। एक इनवॉइस जो है क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन बनाएगा रेसिपिएंट के नाम पे, इनवॉइस नंबर 2। तो यहां पर हम जब ITC में पढ़ते तो ABC से करते थे, ये A कर देते थे, ये B कर देते थे, ये C कर देते थे। हम कहते थे A ने B को इनवॉइस बनाया, B ने C को इनवॉइस बनाया, लेकिन जो डिलीवरी है वो सीधा A से C को हो जाती है। तो यहां पर इनवॉइस बनते हैं दो, डिलीवरी होती है एक। तो इस केस में जो है क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे बनेगा, तो यहां प्लेस ऑफ सप्लाई दो इनवॉइस का अलग अलग बनेगा। इनवॉइस नंबर 1 का अलग बनेगा, इनवॉइस नंबर 2 का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग बनेगा। इनवॉइस नंबर 1 पे तो लगेगा ये बिल टू शिप टू मॉडल, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि भाई थर्ड पर्सन के कहने पे, एजेंट के कहने पे आपने क्या किया, एजेंट के कहने पे सप्लायर ने किसी और पर्सन को डिलीवरी कर दी, डिलीवरी एजेंट के पास नहीं आई। तो यहां पर क्या होगा, इनवॉइस 1 का जो है क्या कहते हैं अलग बनेगा। इनवॉइस 1 का तो क्या बनेगा, इनवॉइस 1 का बनेगा गुड्स डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। तो इस केस में जो है इनवॉइस 1 का तो बनेगा थर्ड पर्सन का जो भी एड्रेस होगा वो बनेगा। अब हमारे यहाँ पर एग्जांपल में थर्ड पर्सन का जो एड्रेस है वो दिल्ली का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा दिल्ली का। इनवॉइस 1 जो है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा दिल्ली का, तो इनवॉइस 1 का प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा दिल्ली का। और इनवॉइस 2 के ऊपर नॉर्मल रूल लग जाएगा। नॉर्मल रूल कौन सा लग जाएगा, नॉर्मल रूल A वाला लग जाएगा, अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो। अगर जो है क्या कहते हैं रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, पारस रजिस्टर्ड होगा, तो फिर A वाला रूल लगेगा। और A वाला रूल कहता था जहां मोमेंट क्या होती है, टर्मिनेट। तो हिसार जो है क्या कहते हैं, इनवॉइस नंबर 2 का आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इनवॉइस नंबर 2 का प्लेस ऑफ सप्लाई जो है हिसार आ जाएगा जहां मूवमेंट होती है टर्मिनेट। हाँ, अगर इनवॉइस नंबर 2 का रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर नया जो रूल आया है CA वो लग जाएगा। यार वापस आते हैं। अब यहां पर जो है क्या कहता है, ये बात क्या करता है, यहां पे ये जो बात ये करता है कि भाई अपना दो इनवॉइस हैं, दो प्लेस ऑफ सप्लाई निकाले जाएंगे। अब आपको एक और बात समझनी है कि इनवॉइस नंबर 1 इंटरस्टेट बनेगा या इंट्रास्टेट बनेगा। आप देखिए इनवॉइस नंबर 1 के केस में क्या होगा, जो ये सप्लायर है, ये सप्लायर है चंडीगढ़ का, सप्लायर चंडीगढ़ का है और
इनवॉइस नंबर 1 का प्लेस ऑफ सप्लाई बना है दिल्ली, तो इंटर स्टेट हो गया क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट के अंदर है। लेकिन इनवॉइस नंबर 2 के केस में है, ये है दिल्ली का, ये है हरियाणा का। यहां पर भी क्या हो गया, इंटर स्टेट हो गया। दोनों के दोनों इनवॉइस कैसे बनेंगे, इंटर स्टेट बनेंगे हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से। इसके बाद चलते हैं सी, जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि जहां पर मूवमेंट नहीं होती, वेयर देयर इज नो मूवमेंट, जहां मूवमेंट नहीं होती, तो उस केस में तो क्या कहते हैं, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे जो गुड्स की लोकेशन थी वही मानी जाती है एग्जाम्पल के तौर पे। अब जैसे कि मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने गया, थार की डिलीवरी लेने गया, उन्होंने कहा कि यहां पर कोई मूवमेंट नहीं है, हम आपके घर तक नहीं पहुंचाएंगे, हम बस आपको चाबी पकड़ा देंगे, यही कार हो गई, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके वहीं ट्रांसफर हो गए। तो वहां पर जो है क्या कहते हैं, अपना क्या हो जाएगा, वैसे मैं अनरजिस्टर्ड था तो इस केस में तो सीधी सी बात है सी लगेगा ही नहीं, यहां तो क्या लग जाएगा, सी ए लग जाएगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। और वैसे अगर पारस कार की डिलीवरी लेने जाता है या फ्लैट की डिलीवरी लेने जाता है, तो जहां पर जो है क्या कहते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, गुड्स डिलीवरी हो जाती है, वही माना जाएगा। जहां गुड्स की मूवमेंट नहीं होती, फ्लैट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो तो सर्विस आ जाएगा ना, ठीक है, गुड्स की बात हो रही है। तो अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं होती, गुड्स वहीं के वहीं रखे रह जाते हैं, तो उस केस में जो है जहां डिलीवरी हुई है वहीं जो है हम क्या मान लेंगे, वहीं हम जो है अपना प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इंस्टॉल्ड एट साइट। अगर क्या कहते हैं कोई क्या होता है, कोई मशीनरी है, मशीनरी गुड्स है, मशीनरी जो है क्या कहते हैं आप मंगवाते हो और आप उसको बोलते हो, सप्लायर को बोलते हो आप कि मशीनरी आपको मेरे प्रेमाइसिस पे आकर इंस्टॉल करनी है, आपको एक जगह बताऊंगा उस जगह पर आकर इंस्टॉल करनी है, चाहे घर पे इंस्टॉल करनी है, चाहे दुकान पर करनी है, जहां पर भी करनी है। तो उस केस में जहां मशीनरी इंस्टॉल की जाएगी वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। तो जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, इंस्टॉलेशन जहां की जाएगी या असेंबली की जाएगी, मशीन पारस पे इंस्टॉल की गई है तो पारस की लोकेशन जो भी होगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, वही जो है इसका क्या माना जाएगा, जहां पर अपना क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन की गई है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ऑल्दो यहां पर थोड़ा सा सर्विस का कंपोनेंट भी है, इंस्टॉलेशन के चार्जेस होंगे। अगर इंस्टॉलेशन के चार्जेस का सेपरेट बिल बनाया गया है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग आएगा क्योंकि वो सर्विस है। और अगर दोनों का कंपोजिट सप्लाई बनाकर एक ही बिल बनाया है तो जो भी मशीन का प्राइस होगा उसी में ऐड कर दिया जाएगा और एक ही प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, और वो भी किसके हिसाब से निकलेगा, गुड्स के हिसाब से, जो कि अपना जो है बनेगा लोकेशन ऑफ जहां पर भी वो इंस्टॉलेशन की गई है या फिर असेंबली की गई है। तो गुड्स के केस में सिर्फ लास्ट पॉइंट पे आते हैं, और लास्ट पॉइंट है गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड वेसल। का मतलब क्या है कि आप मुंबई से गोवा जा रहे थे शिप के ऊपर, और शिप के ऊपर आपको जो है क्या कहते हैं कोई गुड्स आपने खरीदे, शिप के ऊपर आपको गुड्स दिए गए, आपने कोई शिप के ऊपर सामान खरीदा, या आप ट्रेन से जा रहे थे, दिल्ली से लेकर पटना जा रहे थे, रास्ते में आपने कोई सामान खरीदा, या फिर क्या कहते हैं आप फ्लाइट से जा रहे थे, रास्ते में आपने सामान खरीदा। तो इन सब इनको बोलते हैं ऑन बोर्ड कन्वेयंस। इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाता है जहां से क्या होता है, जहां से वो सामान उस वेसल या एयरक्राफ्ट या ट्रेन के ऊपर चढ़ाया गया होगा, वो निकाला जाता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने क्या कहते हैं अपना एक डायग्राम बनाया है जो कि आपको मिलेगा अगले पेज पे। एग्जाम्पल्स आपको खुद पढ़ने हैं, तो डायग्राम मिला नहीं है, ठीक है, मैं डायग्राम खुद बना देता हूं, यहां पर डायग्राम मिसिंग है तो मैं खुद बना देता हूं। तो ये अपना एग्जाम्पल कुछ ऐसे बना देते हैं अपन। देखो ये है, मान लेते हैं ट्रेन शुरू होती है यहां से दिल्ली से, ठीक है, और दिल्ली से दिल्ली से ट्रेन शुरू होती है, ठीक है, और यहाँ पे आता है पटना, पटना नहीं, सबसे पहले आता है मान लेते हैं पटना का तो मेरे को पता ही नहीं क्या क्या आता है रास्ते में, मान लेते हैं पहले आता है जयपुर, ठीक है, जयपुर में एक सवारी चढ़ती है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है उदयपुर, और उदयपुर के अंदर जो है बेचने वाला चढ़ता है, तो जो वेंडर है वेंडर चढ़ता है, वेंडर अपना सामान लेकर चढ़ता है और वो वेंडर वहीं बैठ जाता है। फिर उसके बाद आता है वडोदरा स्टेशन, और वडोदरा में गुजरात में क्या होता है, आपको अचानक भूख लगती है या आप कुछ गुड्स खरीदते हो, यहाँ गुड्स खरीदते हो, ठीक है, तो गुड्स खरीदे गए हैं वडोदरा में। अब बताओ गुड्स का प्लेस जो आपने खरीदा है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ना तो जहां से ट्रेन शुरू हुई वो, ना जहां से आप चढ़े वो, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां से गुड्स जो है ट्रेन पर चढ़ी हैं, वडोदरा में जो है इसका प्लेस ऑफ उदयपुर में इसका जो है क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो ये लिख रखा है जहां से गुड्स ऑन बोर्ड की जाती हैं वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। चाहे गुड्स कोई भी बेचे, चाहे गुड्स
जो है पैसेंजर बेचे, चाहे गुड्स ट्रेन का मालिक बेचे, कोई मर्जी बेचे, इससे फर्क नहीं पड़ता। गुड्स कहां से चढ़ेंगी उस ट्रेन के ऊपर या वेसल के ऊपर, इससे जो है डिपेंड करेगा कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट, अब हमारा गुड्स के केस में खत्म हो चुका है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आते हैं सर्विस के केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है बताने के लिए अगेन हमारे पास ये चार्ट है, तो चार्ट देखना है। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और अगर क्या कहते हैं अपना लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तभी हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आएगा। अगर उनमें से कोई भी बाहर हुआ तो फिर वो अपने सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद मान ले दोनों इंडिया में है, तो सर्विसेज के केस में क्या होता है, दो रूल लगते हैं। सर्विसेज के केस में क्या होता है, दो रूल लगते हैं। एक तो रूल लगता है जनरल रूल, एक लगता है स्पेसिफिक रूल। जो स्पेसिफिक रूल है वो तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैं, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, थोड़ी देर बाद कराऊंगा। पहले जनरल रूल कराते हैं। जनरल रूल तब लगता है जब स्पेसिफिक रूल नहीं लगता, यानी कि अगर वो सर्विसेज स्पेसिफाइड सर्विसेज में कवर्ड नहीं होती तो जनरल रूल लगता है। स्पेसिफाइड सर्विसेज में कौन सी कवर्ड सर्विसेज कवर्ड होती है वो हम आगे देखेंगे, उनको छोड़कर बाकी सारी जगह क्या लगेगा, जनरल रूल। और जब जनरल रूल लगता है तो उस केस में क्या होगा, जनरल रूल जब लगता है उस केस में क्या होगा, वही होगा जो अभी नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था ना, CA, सेम वही बात आएगी कि अगर इनवॉइस के अंदर सप्लायर का जो है क्या रेसिपिएंट का एड्रेस लिख रखा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो क्या है कि अगर B2B है तो हमेशा जो है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा, हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। B2C है, B2C के केस में जो है क्या कहते हैं क्या होगा, अगर एड्रेस रिकॉर्ड पे किया है, अगर एड्रेस रिकॉर्ड पे किया है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा। और एड्रेस रिकॉर्ड पे नहीं किया, मतलब इनवॉइस के ऊपर एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया, या सप्लायर के रिकॉर्ड्स जो भी उसके क्या कहते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें रेसिपिएंट का एड्रेस लिखा हुआ है, फिर तो रेसिपिएंट का एड्रेस माना जाएगा। और अगर सप्लायर के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के अंदर रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं लिखा है तो फिर जो है क्या कहते हैं अपना सप्लायर की लोकेशन मानी जाएगी। मैं रिपीट करता हूं अगेन, सर्विसेज के केस में दोनों इंडिया में होने चाहिए। कौन कौन दोनों, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इसके बाद अगर क्या कहते हैं स्पेसिफाइड सर्विसेज है, तो स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में क्या होगा, स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में अलग तरीके से निकाला जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अदर देन स्पेसिफाइड के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, दो बातें होंगी, जनरल रूल, स्पेशल जनरल रूल लगेगा। और जनरल रूल में यह बात आती है कि क्या B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C है तो दो बातें होंगी। अगर क्या कहते हैं वहां पर एड्रेस लिखा हुआ है, रेसिपिएंट का एड्रेस लिखा हुआ है कहां पर, सप्लायर के रिकॉर्ड्स के अंदर, तो फिर तो वही लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। और अगर रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं लिखा सप्लायर के रिकॉर्ड्स पे तो फिर उस केस में जो है सप्लायर का एड्रेस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जांपल्स आपको खुद पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं स्पेसिफाइड सर्विसेज की तरफ। तो जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है वो हम पढ़ लेते हैं। स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज स्पेसिफाइड है। इन स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में यहां पर जो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं ये सेक्शन नंबर 12 में कवर्ड होती है, सारी की सारी सेक्शन नंबर 12 में कवर्ड होती हैं, और सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें सेक्शन नंबर 12 की चल रही हैं। तो जो भी हमारी स्पेसिफाइड सर्विसेज है जो हमारी यहां कवर्ड होती हैं सेक्शन नंबर 12 के अंदर, और ये स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में हर सर्विस के केस में अलग तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर स्पेसिफाइड सर्विसेज में नहीं आओगे तो जनरल रूल लग जाएगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो पहली सर्विस आती है हमारी किस चीज की, ट्रेनिंग की, परफॉर्मेंस अप्रेजल की। ट्रेनिंग की मतलब मैं कहीं जाता हूं, मैं हिसार का बंदा हूं, दिल्ली में ट्रेनिंग देने जाता हूं, तो ये होता है ट्रेनिंग की सर्विस। या फिर हो सकती है अप्रेजल की सर्विस। अप्रेजल की सर्विस का मतलब क्या होता है, अप्रेजल की सर्विस का मतलब होता है कि जब अपना जो है मैं कुछ चेक करने जाता हूं, इस तरह से अप्रेजल की सर्विस होती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दो बातें होंगी। अगर B2B है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये तो हमेशा की तरह यही होगा। और अगर B2C है तो उस केस में जो है क्या कहते हैं जहां सर्विस परफॉर्म की गई है ये देखा जाएगा। मैं दिल्ली ट्रेनिंग देने गया था तो फिर दिल्ली की जो लोकेशन होगी वही क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मैंने इसका एग्जांपल बना रखा है कि मैंने जो है क्या कहते हैं जिंदल के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी मुंबई के अंदर, जिंदल रजिस्टर्ड है हरियाणा के अंदर। क्योंकि जिंदल रजिस्टर्ड है हरियाणा के अंदर तो हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, हरियाणा बनेगा। देखा ही नहीं जाएगा कि क्या कहते हैं अपना वो एड्रेस क्या है, ये देखा ही नहीं जाएगा। नहीं भाई,
किस जगह सर्विस प्रोवाइड की गई है ये नहीं देखा जाएगा। जहां पर भी जिंदल रजिस्टर्ड है, जहां पर रेसिडेंट रजिस्टर्ड है, वहीं जो है क्या कहते हैं लोकेशन ऑफ अपना प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई जो है क्या कहते हैं माना गया हरियाणा, और प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा माना गया, और क्या कहते हैं मैं भी हरियाणा का था सप्लायर, तो इंट्रा स्टेट यहां पर बन जाएगा। तो इस तरीके से होता है। और अगर जो है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड ना होता तो फिर जहां मैं सर्विस परफॉर्म कर रहा था वो बन जाता प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट आता है एक, और वो है कि ये अपना केस है। किस केस में, इसकी हेडिंग पढ़ो क्या क्या है। ये है अपना एक तो इवेंट, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, कि मैंने कोई इवेंट मैनेजर हायर किया जो मेरी इवेंट ऑर्गेनाइज करके दे रहा है। पारस का फंक्शन हुआ था सूर्य सेलिब्रेशन के अंदर, हमने कोई इवेंट मैनेजर हायर किया। या फिर कोई कल्चरल इवेंट होती है, आर्टिस्टिक इवेंट होती है, हम कोई आर्टिस्ट मंगवाते हैं, हनी सिंह बुलाते हैं। स्पोर्टिंग इवेंट होती है, कंपटीटर आते हैं। साइंटिफिक इवेंट होती है, कोई एजुकेशनल इवेंट है, किसी भी टाइप की कोई भी इवेंट है, तो ये बेसिकली इवेंट है, कोई फेयर है, एग्जीबिशन है, उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर कोई बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है इस इवेंट को तो भी यहां कवर्ड होगा। अगर कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो भी यहां पर कवर होगा। या फिर उस इवेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी, चाहे इवेंट मैनेजर की, चाहे डीजे की, चाहे लाइटिंग की, चाहे अपना सजाने की, कोई भी सर्विस होगी, उस इवेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी, तो उस केस में जो है क्या कहते हैं, क्या देखा जाएगा, उस केस में जो है क्या देखा जाएगा। देखो वही आता है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, पारस रजिस्टर्ड है तो पारस की लोकेशन ही मानी जाएगी। ठीक है, ऑल्दो मान लेते हैं पारस ने क्या किया, अभी थोड़े दिन पहले एक दिल्ली में जाकर पार्टी की थी। पारस ने पार्टी की दिल्ली में, बट वो जो भी क्या कहते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर था, उस वो क्या कहते हैं अपना क्या करेगा, वो दिल्ली का था। वहां पर क्या होगा, पारस क्योंकि रजिस्टर्ड है, पारस रजिस्टर्ड है, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर बिल बनाएगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, क्योंकि पारस रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बनेगा, यानी कि हरियाणा बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और वो इंटरस्टेट सप्लाई में आएगा क्योंकि सप्लायर कहां का है, दिल्ली का है, तो इंटरस्टेट बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं जाता हूं, मैं अपना दिल्ली में जाकर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूं, तो मैं कोई सर्विस लेता हूं, तो मैं क्योंकि अनरजिस्टर्ड हूं तो मैं दिल्ली में जाता हूं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो लोकेशन ऑफ जो इवेंट होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो अगर इवेंट इंडिया के अंदर है तो लोकेशन ऑफ जो इवेंट होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इवेंट आउटसाइड इंडिया है, दुबई वगैरह है, तो फिर रेसिपिएंट की जो लोकेशन है वो माना जाएगा। क्योंकि देखो इवेंट मैनेजर इंडिया का, रेसिपिएंट इंडिया का, मैंने, आप बोलोगे सर ये तो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट नहीं है। लोकेशन ऑफ सप्लायर भी इंडिया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी इंडिया, दोनों इंडिया में है। तो उस केस में आपको मैंने बताया था एक बात, जब भी लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया में हो तो हम इसी सेक्शन के अंदर आएंगे, मतलब इंटर में ही आएंगे। और इंटर में आएंगे, अब ये बोलता है कि मान लो इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस ली है, बट इवेंट हो रही है बाहर। जैसे विराट कोहली की इवेंट हुई थी, शादी हुई थी, इवेंट हुई थी बाहर, बट क्या कहते हैं अपना जो इवेंट मैनेजर था वो भी इंडिया का था, और शादी करने वाला भी इंडिया का था। तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में देखा जाएगा कि भाई क्या रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड तो है नहीं विराट कोहली, क्योंकि उसकी पर्सनल शादी थी। तो फिर देखा जाएगा क्या इवेंट इंडिया में है, नहीं वो भी नहीं है। तो इवेंट बाहर है तो देखा जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिडेंट यानी कि दिल्ली का एड्रेस दिया जाएगा, क्योंकि विराट कोहली दिल्ली का है तो फिर दिल्ली ही उसकी क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो यहां मैंने एक एग्जांपल बना रखा है, मान लो Hyundai ने कोई एक इवेंट किया है, कोई मुंबई में इवेंट किया है, Hyundai क्या है चेन्नई में रजिस्टर्ड है। इस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो भी होगा, यानी कि चेन्नई जो है इसकी क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो यहाँ देखो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिख रखा है, चेन्नई में लिख रखा है। ठीक है, और सप्लायर कहाँ का है, सप्लायर है दिल्ली का, तो ये इंटरस्टेट बन जाएगा। तो ये जो है इंटरस्टेट बन जाएगा, यहाँ जो है मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आगे लिख रखा है, विराट की मैरिज का भी एग्जाम्पल दे रखा है, वो आप अपने आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं, अब ये बोलता है कि मान लेते हैं क्या होता है, वेयर इवेंट हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट, उस केस में क्या होगा, और एंड इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, हाँ सही बात है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हो तभी ये वाला पॉइंट लगेगा, समझिए इसको ध्यान से। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो हमेशा क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, चाहे इवेंट एक स्टेट में हो, दो स्टेट में हो, तीन स्टेट में हो, चार स्टेट में हो। लेकिन अगर रेसिपिएंट क्या है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था जहां इवेंट होती है, अगर इंडिया में होती है इवेंट, तो जहां इवेंट होती है वही लोकेशन मानी जाती है। बट अगर इवेंट तीन चार जगह हो रही है तो कैसे करा जाएगा, तो देखो क्या लिख रखा है, तो यहां लिख रखा है प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा इन द प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू
सेपरेटली डिटरमाइंड। यानी कि मान लो अब ये केस क्या बन गया, केस ये बन गया कि सप्लायर जो है वो अपना सप्लायर जो है वो है मान लो, तो मान लेते हैं हरियाणा का, सप्लायर हरियाणा का है, ठीक है। दूसरा रेसिपिएंट हूं मैं हूं अनरजिस्टर्ड, और मैं अपनी शादी के फंक्शन करता हूं 4 जगह, और इवेंट मैनेजर एक ही है, जयपुर दिल्ली 4 जगह करता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, क्योंकि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ इवेंट। तो दिल्ली की इवेंट जो भी होगी उसका दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, जयपुर का जयपुर बनेगा, मुंबई का मुंबई बनेगा, गोवा का गोवा बनेगा, चारों जगह की लोकेशन बनेगी। अब आप बोलोगे सर मान लो एग्रीमेंट सबका अलग अलग है, तो तब तो हम क्या कर सकते हैं, सबका अलग अलग डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट जो है इकट्ठा है और एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं, एग्रीमेंट में जो मान लो 10 लाख का एग्रीमेंट हुआ इवेंट मैनेजर के साथ, एग्रीमेंट में लिखना चाहिए था कि भाई दिल्ली का कितना प्रोपोर्शन है, यहां का कितना प्रोपोर्शन है। जैसे एग्रीमेंट में लिखा होगा वैसे ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लेंगे। मानो 10 लाख में से 2 लाख दिल्ली का है तो 2 लाख हो जाएगा, 5 लाख वहां का है तो वहां हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। मान लो एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, तो फिर हम जो है जनरली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखेंगे। इसकी टेंशन की बात नहीं है, एग्जाम में लिखा आएगा कि भाई इस रेशियो में जो है आपको देखना है। जैसे यहां लिखा रखा है 3 जगह इवेंट होती है, गोवा जयपुर दिल्ली के अंदर, तो फिर 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो हमने क्वेश्चन में बता दिया कि 1:2:2 लेना है, तो आपका उसी तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। यानी कि गोवा के लिए 1/5, जयपुर के लिए 2/5 और दिल्ली के लिए 2/5 लिया जाएगा। तो ये 20 लाख 40 लाख 40 लाख जो है प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा गोवा जयपुर और दिल्ली के लिए। और क्योंकि सप्लायर कहाँ का था, सप्लायर जो है क्या कहते हैं अपना, आई थिंक हरियाणा का था। सप्लायर जो है, ये सप्लाई नहीं आना था, यहां सप्लायर आना था, सप्लायर जो है वो हरियाणा का था। तो इसीलिए अब इवेंट हो रही है अलग अलग जगह, सारी जगह क्या लग जाएगा, IGST लग जाएगा। इसके अलावा फिर इन्होंने भी कुछ अपना क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो भी आप पढ़ लेना, मेरा एग्जाम्पल भी पढ़ लेना, इनके एग्जाम्पल भी पढ़ लेना। अब आते हैं अगली सर्विस। तो इवेंट की सर्विस खत्म हो गई, इवेंट की सर्विस स्पेसिफाइड सर्विस है। पहली सर्विस थी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के केस में जो हमने आपको बता दिया कि रजिस्टर्ड हो तो अपना वही लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड ना हो तो फिर जहां आपने ट्रेनिंग दी है। दूसरा यहां पर आ जाता है इवेंट की सर्विस। इवेंट की सर्विस में क्या है, रजिस्टर्ड हो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड ना हो तो फिर अगर इंडिया में लोकेशन है तो लोकेशन ऑफ जो इवेंट है, और बाहर लोकेशन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब इवेंट अगर मान लो मोर देन 1 प्लेस है तो आपको क्या करना है, आपको एग्रीमेंट की तरफ देखना है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रेशियो डिटरमाइन करेंगे, और एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो फिर क्वेश्चन में हमें लिखा मिल जाएगा। इसके बाद अब आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है कुरियर के थ्रू या फिर कोई ईमेल मेल के थ्रू, अपना पोस्ट स्पीड पोस्ट वगैरह के थ्रू की जाती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में लोकेशन ऑफ, अगर अगर वो रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ जो है क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। तो देखो पारस ने बुक्स हैंडओवर की दिल्ली भेजने के लिए, पारस रजिस्टर्ड है इन हरियाणा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा माना जाएगा। तो यहाँ तो लोकेशन ऑफ सप्लाई नहीं आना चाहिए था, प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। और अगर जो अपना रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आएगा जहां आपने सामान हैंडओवर किया था, गुड्स जहां पर हैंडओवर की थी। जैसे निखिल मुंजाल ने क्या कहते हैं गुड्स भेजने के लिए दिल्ली भेजनी थी, तो निखिल मुंजाल ने जहां गुड्स हैंडओवर की, हिसार हैंडओवर की, तो हिसार ही क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। NM सर ट्रांसपोर्टेड हिज पर्सनल कार टू दुबई, तो जो लोकेशन वेयर कार हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, हरियाणा में ही मैंने हैंड ओवर की है, तो हरियाणा ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि रेसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है। इसके अलावा हाँ, चाहे सामान दुबई भेजा जा रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और अपना जो है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तो यही सेक्शन लगेगा। CA फाइनल में हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ICI ने दे रखा है, वो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बल्कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, सारे आराम से पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। अगला है, तो ये हो गया था आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस। गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस के केस में हमने सिंपल सी बात की, अगर वो रेसिपिएंट लिस्टेड होता है तो वही लोकेशन आएगी, और लिस्टेड नहीं होता तो जब गुड्स हैंडओवर की जाती हैं वो अपना लोकेशन आएगी। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट लिखा जाता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस अब आती है। इस केस में क्या है, इस केस में भी वही बात होती है। इस केस में क्या बात है, एक चार्ट बनाया है, उस पे आना है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो हमेशा रेसिपिएंट की लोकेशन देखी जाएगी, जैसे कि
पारस जो है वो टिकट्स बुक कराता है फ्लाइट की, कि डायरेक्टर्स जो है सारे गोवा घूमने जाने वाले हैं, तो पारस अब टिकट बुक कराता है। पारस एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में जो पारस का एड्रेस है वही जो है क्या कहते हैं अपना क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और मान लो टिकट जो है वो देने वाली विस्तारा कंपनी दिल्ली की है, तो इंटरस्टेट आईजीएसटी लग जाएगा। तो पारस टिकट बुक कराता है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हरियाणा जो है वो क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन मैं टिकट बुक कराता हूं, मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जहां से पैसेंजर अपनी जर्नी शुरू करता है, वे पैसेंजर एम्बार्क्स द जर्नी, वहां से जो है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी वहां से प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं हिसार का हूं, बट हिसार में एयरपोर्ट ही नहीं है, मेरे को फ्लाइट बोर्ड करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मैंने दिल्ली से गोवा की फ्लाइट बुक कराई। अब ये मैं फ्लाइट बोर्ड कहां कर रहा हूं, दिल्ली से, तो यहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, दिल्ली। मान लो फ्लाइट क्या है, फ्लाइट जो है वो रुक रुक के आ रही है। फ्लाइट क्या है, दिल्ली से जाएगी पहले मुंबई, मुंबई से जाएगी गोवा। अब ये रुक के जा रही है, तो मैंने तो सिंगल सीधा टिकट बुक कराई है ना, मुंबई दिल्ली से गोवा। तो उस केस में जो है क्या कहते हैं, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो मैंने दिल्ली से फ्लाइट शुरू की थी, दिल्ली ही माना जाएगा। इसके अलावा एक और बात बताता हूं, मान लो मैं मुंबई में था, मैं वैसे रहता हरियाणा का हूं, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मैं था मुंबई में, मैंने मुंबई से गोवा की फ्लाइट बुक कराई, लेकिन वो फ्लाइट आ रही थी दिल्ली से। अब दिल्ली से फ्लाइट आ रही थी, तो यहां पर जो है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, यहां प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जो मुंबई माना जाएगा, क्योंकि मैंने जर्नी कहां से शुरू की है, मुंबई से जर्नी शुरू की है, तो मुंबई माना जाएगा। एक और बात आपको बताता हूं, अगर मैंने क्या कहते हैं क्या किया होता, मुंबई से गोवा जाते टाइम मैंने रास्ते में कुछ अपना जो है खरीदा होता फ्लाइट के अंदर, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आता, वो गुड्स के हिसाब से आता, जहां से वो गुड्स ऑन बोर्ड हुए थे फ्लाइट पे। अगर वो दिल्ली से ही ऑन बोर्ड हुए थे, तो दिल्ली ही जो है उसका क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। रिटर्न जर्नी शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी। जैसे कि अभी क्या हुआ, मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने अपना दिल्ली से गोवा की टिकट बुक कराई, और फिर मेरी 2 दिन बाद की गोवा से दिल्ली की वापसी की टिकट भी बुक है, हमने इकट्ठी बुक करा दी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोनों जर्नीज को अलग अलग माना जाएगा, गवर्नमेंट कहती है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस जर्नी नहीं है। कॉन्टिन्यूस जर्नीज का मतलब होता है कि भाई आपकी इंटेंशन लगातार जाने की है। जैसे कि मैंने दिल्ली से चेन्नई की टिकट बुक कराई, इकट्ठी टिकट, इकट्ठा जो है क्या कहते हैं, प्लेन जा ही नहीं रहा, पहले दिल्ली से जाता है, रास्ते में मुंबई, मुंबई रुकता है, स्टॉप ओवर है, फिर जाकर जो है चेन्नई जाता है। तो इस केस में क्या होगा, दिल्ली से चेन्नई को इकट्ठी जर्नी माना जाएगा और इसकी सिंगल प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। लेकिन मैं टिकट बुक कराता हूं दिल्ली से चेन्नई, फिर चेन्नई से वापसी की, तो उस केस में क्या होगा, दिल्ली से चेन्नई जो है वो सिंगल जर्नी आएगी, और फिर जब मैं वापसी की टिकट बुक करा रहा हूं, चाहे वो मैंने इकट्ठी कराई हो, उसको सेपरेट जर्नी माना जाएगा, चेन्नई से दिल्ली की, और दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग निकलेगा। क्योंकि मैं अंडरस्टूड हूं, तो दिल्ली से चेन्नई वाली जो अपना जर्नी है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा दिल्ली, क्योंकि मैं जर्नी शुरू कर रहा हूं दिल्ली से, और चेन्नई से दिल्ली जो वापस आ रहा हूं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, चेन्नई, क्योंकि मैं जर्नी कहां से शुरू कर रहा हूं, चेन्नई से। इसके अलावा अब चलते हैं हम आगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप एक पास बनवा लेते हो, जैसे कि मेट्रो के केस में पास बनता है, या फिर विस्तारा कंपनी एक पास इशू करती है कि भाई 10,000 रुपए का पास है, आप पूरे इंडिया में 10 बार घूम सकते हो, इस तरह का पास इशू करती है, वो भी किसके केस में, अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में। क्योंकि अगर रेसिडेंट रजिस्टर्ड है तो हमेशा क्या होने वाला है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में पास इशू किया जाता है, राइट टू पैसेज दिया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है क्या कहते हैं अपना जो है जनरल रूल जो है लग जाएगा। जनरल रूल कौन सा लगेगा, जनरल रूल वही लगेगा कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा अगर क्या कहते हैं एड्रेस लिखा हुआ है, और लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा अगर जो है एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा अगर एड्रेस लिखा हुआ है, और अगर जो है एड्रेस नहीं लिखा हुआ है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का क्या है, मतलब मेरा कहने का क्या है कि ये हमारी सर्विस कौन सी चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस चल रही है। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस के अंदर हमने यहां पर डिस्कस किया आपसे कि 2 बातें होंगी। कौन सी 2 बातें होंगी, कि अगर हमारा रेसिपिएंट क्या है, अगर हमारा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो हमेशा जो है रेसिपिएंट का एड्रेस ही देखा जाएगा, और अगर रेसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में 2 बातें होंगी। वो 2 बातें कौन सी होंगी, पहली बात ये होगी कि अगर उसको इकट्ठा पास इशू किया गया है तो अलग तरीके से निकाला जाएगा, और अगर उसको पास इशू नहीं किया गया है तो फिर जहां से वो जर्नी शुरू करता है वहां से इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा।
अगर उसका पास इश्यू होता है तो क्या होगा, तो हमारा जनरल रूल लगेगा। वो जनरल रूल क्या बोलता है कि अगर सप्लायर के पास रेसिपिएंट का एड्रेस लिखा हुआ है तो फिर तो क्या कहते हैं, अपना रेसिपिएंट का एड्रेस ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। और अगर सप्लायर के पास रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं लिखा हुआ तो फिर जो है क्या कहते हैं, अपना सप्लायर का जो एड्रेस होगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमने ये सारी बातें जो है समझा दी हैं। इसका हमने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल भी बनाकर दिए हुए हैं, आप उसको आराम से पढ़ लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, कुछ आईसीआई के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये भी आप पढ़ लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास जो है, चलो एक आधा एग्जांपल पढ़ा देता हूं। जैसे कि ये है, एयरलाइन क्या करती है, कोई टिकट इशू करती है, 10 वाउचर देती है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपना कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हो। तो उस केस में कैसे निकाला जाएगा, जो भी रेसिडेंट क्योंकि अनरजिस्टर्ड होगा तो उस केस में जो है कैसे निकाला जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लिखा जाएगा अगर एड्रेस अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो अपना जो है सप्लायर की लोकेशन देखी जाएगी। इसके बाद आते हैं, अगली सर्विस है वेरी इजी सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस। जैसे मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस की सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है। इंश्योरेंस की सर्विस के केस में जो है प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है, तो इंश्योरेंस की सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के दो तरीके हैं। अगर वही सेम बात है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वही लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और सच पर्सन, और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मतलब दोनों केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही लेना है, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। हाँ, रजिस्टर्ड हो तो हम जीएसटी नंबर में जो एड्रेस होगा वो लेंगे, और अनरजिस्टर्ड होगा तो फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि तुम क्या करो, रेसिपिएंट से पूछो कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कहने का मतलब, रजिस्टर्ड होगा तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन यानी कि रेसिपिएंट, और अनरजिस्टर्ड होगा तब भी रेसिपिएंट। हमेशा जो है इंश्योरेंस सर्विस के केस में हमेशा अपना जो है लोकेशन क्या मानी जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही जो है प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। इसका जैसे एग्जांपल देखो, लिख रखा है कि भाई कोई कंपनी है, शांताराम है, उसने क्या किया, उसने एक इंश्योरेंस करवाया। तो उस केस में अपना उसने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया, तो ये एक रजिस्टर्ड था, तो जो भी कहां का रजिस्टर्ड था, मुंबई का रजिस्टर्ड था, तो मुंबई की जो है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। और बारबी एक अनरजिस्टर्ड है, वो अगर करवाती है अपना क्या कहते हैं, इंश्योरेंस करवाती है, तो उस केस में भी क्योंकि वो पटना की रहने वाली है तो वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। मतलब हमेशा जो है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अब जो है क्या कहते हैं, आगे आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस। तो अभी तक हमने जितनी भी देखो, सर्विस सेक्टर में क्या था, जनरल रूल अलग कराया था मैंने, वो तब लगता था जब स्पेसिफाइड सर्विसेज नहीं आती। फिर मैंने कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज कराई हैं, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस करवाई है, जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की, गुड्स ट्रांसपोर्ट की, या फिर इंश्योरेंस की सर्विस कराई है। अब आपको करवा रहा हूं अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस। तो इन सब सर्विसेज के केस में अलग अलग तरीके से क्या निकाला जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जा रहा है। अगर इन सर्विसेज में कवर नहीं होते हो तो फिर जनरल रूल लग जाता है। तो अब ये सर्विस कौन सी है, ये सर्विस है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देना हो गया, वो सर्विस हो सकती है, या आर्किटेक्ट की सर्विस हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस हो सकती है, सर्वेयर की सर्विस हो सकती है, इंजीनियर की सर्विस हो सकती है, या कोई रियल एस्टेट एजेंट की सर्विस हो सकती है, या फिर क्या कहते हैं रेंटिंग की सर्विस हो सकती है। तो मतलब कोई भी सर्विस हो रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आपको यहां आना पड़ेगा, 12 के सबसेक्शन 3 में आना पड़ेगा। सबसेक्शन वैसे याद नहीं रहते हैं, मैंने लिख सबके रखे हैं, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। या फिर वही हो गया, रेंटिंग की सर्विस होगी, होटल इन गेस्ट हाउस होम स्टे क्लब कैंप साइट, इनकी रेंटिंग की सर्विस होगी। या फिर अपना जो है अकोमोडेशन, ये भी वही है, रेंटिंग की सर्विस होगी। लेकिन रेंटिंग की सर्विस किस पर्पस के लिए होगी, मैरिज वगैरह, यानी कि एक दिन के लिए आपने किराए पे ले लिया, रिसेप्शन हो गया, कोई और गैदरिंग हो गई, कोई और इवेंट हो गई, इस वगैरह की सर्विस हो गई, या कोई और एंसिलरी सर्विस हो गई रिलेटेड टू दिस। आप बोलोगे सर इवेंट की सर्विस तो पहले आ गई थी, वो थी इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस या डीजे लाइटिंग वगैरह की सर्विस। ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे लेने की सर्विस। तो ये यहां पर क्या होता है, यहां पर भी जो है लोकेशन कैसे निकाली जाएगी, तो इसकी है, shall be the location at which immovable property boat or vessel is located or intended to be located। इसका मतलब क्या है, जो है हाँ लिख रखा है, अगर आपने जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे ली है या खरीदी है, या खरीदने वाले हो, या आर्किटेक्ट की सर्विस ले रहे हो, जो भी है,
तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन होगी वही उसका क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। हाँ, बोट भी हो सकती है, क्योंकि आप आजकल बोट भी किराए पे लेते हो, तो उस केस में भी उस प्रॉपर्टी की आप बोलोगे सर वो इमूवेबल थोड़ी ना है भाई। डल झील में जाओगे ना, वहां पर परमानेंट बोट बना रखी होती हैं, वही रहती हैं वो। तो उस तरीके से जो है उसकी लोकेशन ही क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। या वेसल की लोकेशन वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। वेसल आप जो है एक रात के लिए उसको रुकोगे तो वेसल की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। वेसल पानी में होगा तो नियरेस्ट जो भी स्टेट होगा वो हम देख लेंगे। इसके अलावा जो है बात आ रही है कि भाई अगर अच्छा, यहां पर वो वाली बात नहीं है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस लिखा जाएगा, ये नहीं है। यहां पर सीधी सी बात है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे देना हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना हो या आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, वगैरह वगैरह, तो इन सब केस में जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन ही मैटर करेगी, उसी से प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर की होगी तो फिर रेसिपिएंट की लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मैंने अपनी शादी के लिए 5 लोकेशन बुक कराई, 4 इंडिया की थी, एक बाहर की थी। जो बाहर की लोकेशन होगी उसके लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, मेरे घर का एड्रेस। और अगर बाकी 4 लोकेशन के लिए क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जैसे कि गोवा में प्रॉपर्टी होगी तो गोवा ही क्या बनेगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अच्छा, वहां पर सप्लायर भी गोवा का होगा क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक भी गोवा का होगा। तो ये हमेशा जो है जब आप भी रूम कोई रेंट पे लेते हो तो हमेशा इंट्रास्टेट जो है सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जैसे मैं उत्तराखंड में गया पहाड़ों पे रहने, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इंट्रास्टेट बनेगा, क्योंकि उसका सप्लायर भी वहीं का था, रजिस्टर्ड था, और क्या कहते हैं उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बन गई, वही लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बन गई। तो हमेशा जो है सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, यहां पर बोलता है कि अगर मोर देन 1 स्टेट होगा, तो मैंने डायग्राम बना रखा है, तो जो है लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिडेंट माना जाएगा। तो अच्छा, इसमें लिखा रखा है मैंने मोलदीव्स के अंदर, अच्छा, मैंने मोलदीव्स की टिकट बुक कराई, 10,000 रुपीज कमीशन था, एजेंट दिल्ली का था। प्लेस ऑफ सप्लाई, कमीशन का प्लेस ऑफ सप्लाई इस तरीके से नहीं निकाला जाएगा। कमीशन का प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या कहते हैं, एक जनरल रूल की तरीके से निकाला जाएगा, वो तो जनरल रूल लगेगा। लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिडेंट बोथ इन इंडिया, हाँ, तो आईजीएसटी लग जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि मैं अगर वहां पर प्रॉपर्टी बुक करा रहा हूं, तो प्रॉपर्टी बुक करा रहा हूंगा ना, तो उस केस में तो फिर क्या देखा जाएगा, अगर प्रॉपर्टी बुक करा रहा हूंगा तो फिर तो एजेंट की सर्विस के केस में भी उस प्रॉपर्टी का जो एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो अगर प्रॉपर्टी बुक करा रहा हूं, अपना फ्लाइट की टिकट बुक करा रहा हूं, तो नॉर्मल कमीशन बन जाएगा। नॉर्मल कमीशन की तो अलग तरीके से निकालते हैं। और अपना अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज अपना बुक कराऊंगा एजेंट के थ्रू, तो उस केस में एजेंट के कमीशन का जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, जहां पर क्या कहते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर की है तो फिर रेसिपिएंट का एड्रेस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे कि देखो यहां मैंने एग्जांपल बना रखा है, सप्लायर दिल्ली का है, रेसिपिएंट मुंबई का है। सप्लायर दिल्ली का है, रेसिपिएंट मुंबई का है, दोनों इंडिया के हैं, तो इस सेक्शन में आ जाओगे। प्रॉपर्टी उदयपुर की है, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा उदयपुर बनेगा। सब अच्छा, और लगेगा क्या, आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि सप्लायर दिल्ली का है और प्रॉपर्टी कहां की है, अपना उदयपुर की है, तो आईजीएसटी लगेगा। सप्लायर दिल्ली का है, रेसिडेंट दुबई का है, तो इंडिया में तो भाई नहीं हो पाएगा, सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा। दोनों दिल्ली के हैं तो अपना इंडिया में है तो ओके है। फिर तो प्रॉपर्टी नहीं देखनी कहां की है, प्रॉपर्टी बाहर की है, तो इस केस में जो है लोकेशन ऑफ रेसिडेंट देखा जाएगा। लोकेशन ऑफ रेसिडेंट मुंबई का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा मुंबई, और सप्लायर था दिल्ली का, तो इस केस में फिर से क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। ये दिल्ली का है, ये दुबई का है, तो भाई सिलेबस में नहीं है। ये दिल्ली का है, दुबई का है, सिलेबस में नहीं है, क्योंकि दोनों जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया के होंगे, तभी जो है क्या कहते हैं हम इस अपना जो है सर्विस वाले चैप्टर सेक्शन नंबर 12 के अंदर आएंगे। अदरवाइज सेक्शन 13 लगेगा जो अपने सिलेबस में नहीं है। अब बात आती है वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन मोर देन वन लोकेशन। जैसे कि रेलवे लाइन हो सकती है जो कि एक से ज्यादा लोकेशन में सिचुएट करती है। रेलवे लाइन हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है,
कोई कंपनी है जो रेलवे लाइन को बनाने का काम करती है, इंजीनियरिंग करती है, इस बनाने का काम करती है, तो उस केस में कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। या कोई ब्रिज है जो आधा हरियाणा में है आधा पंजाब में है, कोई हाईवे है जो आधा हरियाणा में है आधा पंजाब में है और डीएलएफ कंपनी ने उसका कंस्ट्रक्शन का ठेका ले लिया, कोई होटल है आधा हरियाणा में है आधा पंजाब में है, आपने उसमें रूम बुक करा लिया, तो क्या होगा। तो देखो क्या है कि सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज मेड इन ईच ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू डिटरमाइंड एज पर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है, मान लो आपने हाईवे बनाने का ठेका लिया है और हाईवे आधा पंजाब में है आधा हरियाणा में है, तो आपके मान लो 20 लाख का ठेका था, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि हाईवे कितना पंजाब में है कितना हरियाणा में है, उसी के हिसाब से हम उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। जितना पंजाब में होगा पंजाब में आएगा, जितना हरियाणा में होगा हरियाणा में आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा, इन द अब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर क्या होगा, उस केस में जो है देखो लिखा रखा है रूल नंबर 4 लग जाएगा आईजीएसटी का, जो कि हमने इस पेज पे बनाया हुआ है। बड़ा खतरनाक सा रूल है, देखते हैं इसको। सिंप्लीफाइड करके बनाया है, एक्ट की लैंग्वेज तो काफी खतरनाक सी होती है। तो यहां देखो क्या बना रखा है, ये बना रखा है आपका वेयर सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन टू स्टेट्स कॉन्टिग्यूअस, मतलब मिले जुले, मतलब जुड़े हुए स्टेट्स। एक ही प्रॉपर्टी दो स्टेट में है। एक ही प्रॉपर्टी दो स्टेट में कैसे हो सकती है, तो एक ही प्रॉपर्टी दो स्टेट में हो सकती है, जैसे हाईवे है रेलवे है, ये दो स्टेट में हो सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है जो हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम करती है, उसने जो है क्या किया, 5 स्टेट्स का ठेका ले लिया। तो 5 स्टेट्स का ठेका ले लिया और हाईवे बना रहे थे, जिसमें 200 किलोमीटर हरियाणा में था, 500 राजस्थान में, 100 किलोमीटर गुजरात में, 100 एमपी में, 100 महाराष्ट्र में। तो इसी रेशियो में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, तो इसी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर लेते, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था, तो हम क्या देखेंगे, एक्चुअल बेसिस पे देखेंगे एरिया, कितना एरिया उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का हरियाणा में है, कितना पंजाब में है, कितना राजस्थान में है, उस रेशियो में ही हम क्या निकालेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं 2 और 5 7 और 1 8 9 10,000 करोड़ का था, तो हम इसी रेशियो में उसको जो है डिवाइड कर देंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे निकालेंगे। तो ये तो तब था कि जब सिंगल प्रॉपर्टी दो स्टेट्स में है। अब है अकोमोडेशन बाय होटल, कोई होटल वगैरह है, तो उस केस में क्या है, नंबर ऑफ नाइट्स स्टेड इन ईच प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रोपोर्शन इन डिफरेंट स्टेट। क्या मतलब है इसका मतलब ये है, मेरे पास ना एक एजेंट है जिसका नाम है कमल। क्या नाम है उसका, कमल। मैंने कमल से ना होटल बुक कराई। मैंने कहा बेटे मैं हनीमून के टूर पे जा रहा हूं और मैं दिल्ली में रहने वाला हूं, मैं अपना जो है गोवा रहने वाला हूं, मैं लक्षद्वीप रहने वाला हूं, मैं अलग अलग जगह पर रहने वाला हूं। तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, 2 नाइट्स का रख दिल्ली में, 2 नाइट्स का रख गोवा में, 2 नाइट्स का रख अपना जो है लक्षद्वीप के अंदर। तो उसने कहा ओके है, और उसका 1 लाख रुपए बिल बना दिया। कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो लिख देता ना कि भाई अपना दिल्ली के पैसे इतने हैं, गोवा के पैसे इतने हैं, जनरली तो लिखा होता है। अगर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसके हिसाब से डिटरमाइन कर लेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है क्या कहते हैं, नंबर ऑफ नाइट्स देखा जाएगा, कितना स्टे किया आपने। ये पहले में कवर नहीं होगा। पहले में कवर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंगल प्रॉपर्टी दो स्टेट्स में नहीं है। ये क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी जो है दो स्टेट्स में है। एक प्रॉपर्टी दिल्ली में अलग है, अपना गोवा में अलग है। तो सिंगल प्रॉपर्टी अगर दो स्टेट्स में होती तो फिर तो हम एरिया देखते कि जैसे मान लो रेडिसन होटल है। रेडिसन होटल वैसे तो गुड़गांव के अंदर है। अगर मान लो रेडिसन होटल इतना बड़ा है, आधा तो अपना आता है मुंबई में, सॉरी अपना दिल्ली में, आधा आता है हरियाणा के अंदर। अब मान लेते हैं मैं उसके किसी कमरे में रुकता हूं, तो फिर उस केस में क्या माना जाएगा, उसमें यह माना जाएगा कि मेरा जो नाइट स्टे होगा, यह माना जाएगा कि ये नहीं देखा जाएगा कि मैं कौन से कमरे में रुका, हरियाणा वाले कमरे में या दिल्ली वाले कमरे में। ये देखा जाएगा उस प्रॉपर्टी का कितना कमरा जो है, कितना एरिया हरियाणा में है, कितना जो एरिया है वो दिल्ली में है। प्रैक्टिकली ऐसे जो है पॉसिबल नहीं है यार, प्रॉपर्टी ऐसे थोड़ी ना डिवाइड होती है, हरियाणा में ही वो अपना पूरा होटल है। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं क्या करता हूं, अलग अलग 3 जगह होटल में रुकता हूं, तो वहां पर नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे कि मैंने यहां पर क्या किया, 2 3 4 नाइट्स के लिए किया और टोटल 45,000 था, तो उस हिसाब से जो है डिवाइड हो जाएगा। लास्ट बचता है कि अगर कोई हाउस बोट है, वेसल है, उस केस में क्या होगा, मतलब हाउस बोट क्या होती है, अपना एक घर बनाया होता है बोट की तरह और वो चलता रहता है, केरला में चलता रहता है। या फिर गोवा से शिप जा रही है अपना कहीं और किसी और की तरफ, तो वहां पर क्या है, गोवा से शिप शुरू होती है और मुंबई तक जाती है, तो वहां पर टाइम स्पेंड देखा जाएगा, किस स्टेट में कितना टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड बाय द वेसल इन ईच स्टेट जो है ऐसा देखा जाएगा। तो ये टाइम स्पेंड देखा जाएगा, हमारे एग्जाम पर्पस के लिए क्वेश्चन में लिखा होगा,
तो ऐसा हमें जो है देखा जाएगा। जैसे शिप चली थी 5 घंटे गोवा मुंबई में, 7 घंटे गोवा में, टोटल 5000 चार्जेस है, तो ऐसे डिवाइड हम कर लेंगे। तो बाकी जो आईसीआई के एग्जांपल है वो आप खुद पढ़ लेना। अब हम चलते हैं आगे। तो हम आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले एक बार इसको आपको रिवाइज करा देता हूं, वो क्या चीज है। इमूल प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, इमूल प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा कि अगर वैसे तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी देखी जाएगी, लेकिन अगर रेसिडेंट, अगर प्रॉपर्टी बाहर है तो फिर रेसिडेंट की लोकेशन देखी जाएगी। अगर प्रॉपर्टी मोर देन वन स्टेट के अंदर है तो फिर हम इस टेबल के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे। और इस ये तो टेबल अभी रिवाइज कराई है तो कर ही दिया इसको आपने। इसके बाद चलते हैं आगे, जो कि है अपना रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस, जहां पर रेस्टोरेंट खाने जाते हो तो जहां रेस्टोरेंट है वही आपका जो है प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। रेस्टोरेंट के केस में, कैटरिंग के केस में, पर्सनल ग्रूमिंग, कटिंग करानी है यार, बहुत बाल बड़े हो चुके हैं, तो जहां मैं कटिंग कराने जाऊंगा, जहां सैलून होगा वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। दिल्ली कटिंग कराने गया, दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। फिटनेस मसाज कराने गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने गया, गोरा काला होना, अपना स्किन ट्रीटमेंट कराने गया। हेल्थ सर्विसेज, किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, तो यहां ये सारी चीजों के केस में क्या होगा, जहां ये सर्विस परफॉर्म की जाएगी वहीं जो है क्या कहते हैं अपना प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर वो सर्विस मेरे घर पे आके परफॉर्म करते हैं तो मेरा घर ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इसके अलावा जो है आगे चलते हैं। अब आता है अपना, हाँ, तो एक और यहां पर एक एग्जांपल लिख रखा है कि दिल्ली से फ्लाइट शुरू हुई थी और अपना ये आगे आएगा, खैर इसको आगे कवर कर लेंगे, ये तो आगे कवर कर लेंगे अपन। इसके बाद आता है आपका एडमिशन टू कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिक अम्यूजमेंट पार्क। जैसे कि आप स्प्लैश फन पार्क में एंटर होते हो, या फिर क्या कहते हैं आप कोई एंटरटेनमेंट इवेंट का पार्ट बनते हो। जैसे मैं हनी सिंह के शो में गया था, मैं अपना कॉमेडी शो में जाता रहता हूं, मैं अपना किसी स्प्लैश में गया, किसी फन पार्क में गया, इस तरह की जगह पर आप एंटर करते हो तो एंट्री फीस होती है। तो उस एंट्री फीस का जो है अपना क्या प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, शैल बी प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। तो जहां ये इवेंट हेल्ड की जाएगी वहीं जो है इसका जो है क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। एक और बात आती है, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस में क्या होता था। इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस में तो पहले हमने डिस्कस कर चुके, वो होएगा। इवेंट मैनेजमेंट में तो क्या होता था कि अगर वो रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट तो उसका प्लेस, अदरवाइज जो प्लेस जो क्या कहते हैं जहां पर वो इवेंट हो रही है वो वाला प्लेस। बट यहां पर क्या है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात ही नहीं है। अगर आप एडमिशन टू इवेंट देख रहे हो तो उस केस में तो हमेशा क्या होगा, जहां पर भी इवेंट आपने की गई है, जहां इवेंट हो रही है उसी का जो है प्लेस बनेगा। जैसे कि यहां पर एक बंदा है विरानी, जो कि अपना टिकट बाय करता है सर्कस की, जो गुरुग्राम में हो रही है, तो गुरुग्राम इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगला कंसेप्ट आता है जो कि हमारे पास है ऑन बोर्ड कन्वेयंस सर्विस। जैसे था ना गुड्स ऑन बोर्ड, यानी कि आप वेसल पे जा रहे थे, आप एयरक्राफ्ट पे जा रहे थे, आपने कुछ गुड्स रिसीव की। ऐसे ही है कि आप वेसल एयरक्राफ्ट पे जा रहे थे, आपने कुछ सर्विस रिसीव की। जब आपने गुड्स रिसीव की थी तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पता है हमने क्या बनाया था, गुड्स जब उस वेसल के ऊपर जब ऑन बोर्ड आया था। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनाएंगे, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बनेंगे जहां से वो फ्लाइट पहले चलेगी, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट। इस केस में डिफरेंस क्या है, इस केस में डिफरेंस ये है, फ्लाइट चल रही थी, आप मूवी बैठ के देख रहे हो, आपने सर्विस ली है फ्लाइट के अंदर, आपने सर्विस ली है ट्रेन के अंदर, आपने सर्विस ली है एयरक्राफ्ट के अंदर, आपने सर्विस ली है वेसल के अंदर। तो जहां से जो है क्या कहते हैं वेसल शुरू हुआ था, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट, ये नहीं मैं कहां से चढ़ा था, बड़ी बहुत कंफ्यूजन है। मेरी टिकट का प्लेस ऑफ सप्लाई तो निकलेगा मैं कहां से चढ़ा था, और जहां से क्या कहते हैं अपना सर्विस मैंने ली है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा वो वेसल कहां से शुरू हुआ था, और मैंने कोई गुड्स कंज्यूम की उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा वो गुड्स कहां से चढ़े थे। तो भाई ये बड़ा कंफ्यूजन है, इनको बिल्कुल ध्यान से करना है। तो जैसे यहां पर एक बंदा है जो क्या करता है, जो अपना एयर जेट के ऊपर फ्लाइट पे जा रहा है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, इंग्लिश मूवी देखता है रास्ते में, तो मूवी ऑन डिमांड की सर्विस लेता है, तो फ्लाइट शुरू हुई थी दिल्ली से, तो वही उसका बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगला आता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। इसके लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट बनाया है, इस चार्ट को आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें यह है कि भाई सर्विस बाय वे ऑफ फिक्स लाइन, अगर आपके घर पे वाईफाई आता है, अगर आपके घर पे वाईफाई आता है या आपके घर पे जो है क्या कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन आता है, और वो या डिश टीवी का कनेक्शन आता है, बट कोई एक डिवाइस यूज किया जाता है, जब भी डिवाइस यूज किया जाता है तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जहां पर डिवाइस क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेकंड केस, अगर डिवाइस नहीं है, कोई मोबाइल कनेक्शन है या फिर कोई पोस्टपेड सर्विस है, इंटरनेट कनेक्शन है पोस्टपेड वाला अलग कर दिया, प्रीपेड वाला अलग कर दिया, बिना डिवाइस के।
मोबाइल कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन है बिना डिवाइस के, तो उस केस में पोस्टपेड है तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नॉट अवेलेबल तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्या मतलब है, जनरल रूल लग जाएगा। जनरल रूल क्या कहता था कि अगर क्या कहते हैं अपना पोस्टपेड कनेक्शन है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नोन है, सप्लायर को पता है, तो वही बनेगी, अदरवाइज क्या बन जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगी। प्रीपेड कनेक्शन के केस में अलग होगा, जो हम जो है क्या कहते हैं अपना अगले इसके नीचे हमने बनाया इसका डायग्राम, पहले अदर केस पढ़ लेते हैं। अदर केस में भी वही जनरल रूल लगेगा कि अगर एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नोन है तो वही हो जाएगा, और एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नॉट अवेलेबल तो फिर सप्लायर की लोकेशन बन जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा, सप्लाई नहीं सप्लायर आएगा यहां पे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद अब आ गया प्रीपेड के केस में, इंटरनेट कनेक्शन, डीटीएच कनेक्शन प्रीपेड के केस में, मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन प्रीपेड के केस में क्या होगा, तो जब आप डिवाइस इंस्टॉल करवाने आओगे तो डिवाइस की लोकेशन बनेगी, लेकिन डिवाइस इंस्टॉल करवाने नहीं आए, अब आप प्रीपेड रिचार्ज करा रहे हो, चाहे डीटीएच का रिचार्ज करा रहे हो, आप रिचार्ज करा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, दो तीन तरीके से रिचार्ज करा सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू रिचार्ज कराओगे तो उस केस में तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा, जो भी आपकी लोकेशन है ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। मैं कई बार अपना पेटीएम के थ्रू रिचार्ज कराता हूं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जो मेरी खुद की घर की लोकेशन है, क्योंकि जब मैंने सिम खरीदा था तो मैंने आधार नंबर दिया था, उनको मेरी लोकेशन पता है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही जो है क्या कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं रिचार्ज करा रहे हो थ्रू एक अपना जो है एक दुकान पे जाके रिचार्ज करा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन वेयर पेमेंट इज रिसीव्ड। आप दुकान पे जाके रिचार्ज करा रहे हो तो दुकानदार जहां पर पेमेंट आपसे रिसीव कर रहा है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और वाउचर इज सोल्ड, ठीक है, कई बार आप वाउचर खरीद के आते हो दुकान से, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहां पेमेंट कर रहे हो। लेकिन अगर क्या कहते हैं क्या हो रहा है, थ्रू अ सेलिंग एजेंट, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिम कार्ड रिचार्ज वाउचर, तो वहां पर जो है एड्रेस ऑफ रेसिप एजेंट जो है माना जाएगा। मतलब क्या है कि अगर क्या हो रहा है कि एक बड़ा एजेंट एक छोटे एजेंट को कूपन बांट रहा है, एक बड़ा एजेंट छोटे एजेंट को रिचार्ज कूपन बांट रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो छोटे एजेंट का एड्रेस होगा वही जो है क्या कहते हैं अपना प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर रीसेलर एज पर रिकॉर्ड्स, हाँ वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो भी एड्रेस लिखा होगा छोटे एजेंट का वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मतलब यहां पर क्या बात क्लियर हुई है, ये बात क्लियर हुई है कि भाई अगर इंटरनेट कनेक्शन है और अपना कोई डिवाइस इंस्टॉल हो रहा है तो डिवाइस की लोकेशन, और अगर डिवाइस इंस्टॉल नहीं हो रहा, पोस्टपेड कनेक्शन है, तो उस केस में जनरल रूल लगेगा, और अदरवाइज भी जनरल रूल लगेगा। और अगर प्रीपेड कनेक्शन है तो वहां तीन बातें होंगी कि अगर आपने दुकान पे जाके रिचार्ज कराया तो दुकान का एड्रेस हो जाएगा, अगर होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को तो वहां रिटेलर का एड्रेस हो जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन करा रहे हो तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है माना जाएगा। इसके अलावा अब ये आता है, मान लेते हैं आप डिवाइस इंस्टॉल करवाते हो मोर देन वन लोकेशन, और वो अलग अलग स्टेट्स में आप डिवाइस इंस्टॉल करवाते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप क्या कराते हो, जैसे पारस का भी क्या है, एक हमने लीज नेटवर्क करवा रखा है, नेटवर्क करवा रखा है, जैसे कि ये रूम नंबर 29 है, यहाँ पर कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, 11-12 से जुड़े हुए हैं, हमारे जितने भी रूम है सब में जो कंप्यूटर हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो वाईफाई का कनेक्शन तो है ही, लैन की वायर आती है, लैन की वायर जो है हमने कनेक्ट करवा रखी है, इस तरह की वायर्स होती हैं लगी हुई है यहाँ पर काफी सारी, तो वो वायर्स कनेक्ट करा रखी है, तो उसके डिवाइसेस हमने कनेक्ट करवा रखे हैं। तो अगर आपने इस तरह का कनेक्शन ले रखा है जो एक स्टेट से ज्यादा कनेक्ट करता है, हो सकता है किसी की दो ब्रांच है, एक ब्रांच दिल्ली में, एक ब्रांच जो है क्या कहते हैं गुरुग्राम में है, और दोनों ब्रांच के बीच में उसने ना लैन का कनेक्शन ले रखा है, यानी कि आपस में दोनों ब्रांच को नेटवर्किंग करा रखी है। अब जरूरी नहीं होता इसमें वायर लेने की, सैटेलाइट के थ्रू भी नेटवर्किंग हो जाती है। तो अगर आप सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्किंग करते हो, क्या करते हैं सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्किंग कर देते हैं, बस आपको उनका डिवाइस रखना पड़ेगा, गुड़गांव में भी रखना पड़ेगा और अपना दिल्ली में भी रखना पड़ेगा, दिल्ली वाली ब्रांच में भी रखना पड़ेगा, गुड़गांव वाली ब्रांच में भी रखना पड़ेगा, तो आपस में जो है नेटवर्किंग हो जाएगी। तो इस केस में दो स्टेट से ज्यादा है और सिंगल अमाउंट चार्ज की जाती है, 1 लाख रुपए ले लिए नेटवर्किंग स्टैब्लिश करने के लिए, तो 1 लाख रुपए में हम देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा कि दिल्ली के लिए कितने लिए हैं, गुड़गांव के लिए कितने लिए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर हमारा कोई रूल लगेगा, वो रूल क्या है, तो रूल ये बोलता है इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन ईच स्टेट। क्या मतलब है, गुड़गांव में जो ब्रांच थी वहां हमने 10 कनेक्शन लगवा लिए,
वहां पे 10 रूम थे, 10 डिवाइसेस लगवा लिए, 10 कनेक्शन लगवा लिए। और दिल्ली में जो था क्या कहते हैं, वहां हमने एक ही कनेक्शन लगवाया, 2 लगवाए, तो 2:10 के अंदर हो जाएगा। या फिर देखो इसमें इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बना रखा है, जैसे कि अपन इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वो क्या लिख रखा है। तो डीटीएच वगैरह के हैं तो अपने आप पढ़ लेना। तो मैं इस वाला एग्जाम्पल बना देता हूं, जैसे कि ये है, क्या बोलते हैं, कंपनी है जो क्या करती है, लीज सर्किट अपना करवाती है, दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में करवाती है। तो दिल्ली के ऑफिस में शुरुआत होती है, मुंबई के ऑफिस से खत्म होती है। दोनों जगह एक एक कनेक्शन दिया जाता है। तो एक एक कनेक्शन दिया जाता है, तो इस केस में क्या होगा, जो अपना 1:1 में ही जो है इसका अपना निकाला जाएगा, जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। इसके अलावा टर्बो कंपनियां ये क्या करती है, चेन्नई, बेंगलोर और मैसूर 3 ऑफिस के लिए करवाती है। बेंगलोर और मैसूर दोनों के दोनों जो है एक ही अपना उसमें आते हैं, स्टेट में आते हैं, कर्नाटका में आते हैं। तो कर्नाटका में 2 पॉइंट्स हैं, तमिलनाडु में 1 पॉइंट है, तो 1:2 में इसका जो है निकाला जाएगा। इसके अलावा सिमरन श्रीराम क्या करता है, ये जो है अपना सर्किट कराता है कोलकाता, पटना, गुवाहाटी के ऑफिस के लिए करवाता है। 3 पॉइंट है इसके, और 1 पॉइंट ईच ऑफ दिस सर्किट इज देयरफॉर वेस्ट बंगाल। हाँ, एक वेस्ट बंगाल में, एक बिहार में, एक असम में है, तो इधर भी 1:1 में जो है निकाला जाएगा। इसके अलावा देखो क्या लिखा जाता है कि एक नोट लिखा हुआ था, इंटरमीडिएट पॉइंट और प्लेस विल बी ऑल्सो, उसको भी पॉइंट माना जाएगा। मतलब क्या है कि हमारा सर्किट शुरू होता है दिल्ली से, खत्म होता है मुंबई में, बीच में हर स्टेट को जोड़ता है, और हर स्टेट में हमने एक एक पॉइंट डलवाया हुआ है। तो हर स्टेट में एक एक पॉइंट डलवाया हुआ है, तो वो भी काउंट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा कि दिल्ली से शुरू हुआ और मुंबई में खत्म हुआ तो सिर्फ 2 ही स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। हर स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, जहां पर भी आपका क्या है, एक पॉइंट है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपन चलते हैं आगे, जो कि आता है पेज नंबर हमारे पास 25 पे आ चुके हैं। बैंक्स के केस में या स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, बैंक या स्टॉक ब्रोकिंग के केस में। मैंने ज़ीरोधा से डीमेट अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो जो डीमेट चार्जेस होते हैं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, या मैं बैंक से चेक बनवाता हूं, उसके जो मेरे एसएमएस चार्ज घटते हैं, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। शेल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, और इनके पास हमारे रिकॉर्ड, इनके पास हमारी लोकेशन होती है, तो यही माना जाएगा। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। बट ये बहुत रेयर केस है, ऐसा कौन सा बैंक है जहां पर हमारी लोकेशन नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि आपका उस बैंक में अकाउंट ना हो, आप वैसे ही चले गए कोई चेक बनवाने, डीडी बनवाने, तो आपकी लोकेशन नहीं होगी। उस केस में फिर क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वही बैंक की जो लोकेशन होगी वो बन जाएगा। लेकिन अगर आप परमानेंट कस्टमर हो तो उनके पास लोकेशन होती है आपकी रिकॉर्ड्स के अंदर, तो फिर आपकी जो लोकेशन होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम आगे आते हैं, ये भी हमने कर लिया है। और फिर आते हैं आगे एडवर्टाइजमेंट सर्विस के बारे में। ये आई थिंक हमारा लास्ट है, और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाता है ये वाला खत्म। इसमें एक आदि कोई अमेंडमेंट है तो आपको बता दूंगा, तो फिर अपना चैप्टर हो चुका है खत्म। ये लास्ट अपना अपने को करना है। अच्छा, एक और आपको बात बताता हूं कि देखो, इसको आप बार बार देखो, रिवाइज करो, क्योंकि इसमें थोड़ी डिटेल है। गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई अलग तरीके से निकालते थे, 10 सेक्शन लगता था। सर्विस के केस में अलग तरीके से निकालते थे, 12 सेक्शन लगता था। 12 के भी 2 हिस्से हो गए थे, जनरल रूल, स्पेसिफिक रूल। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफाइड सर्विसेज पढ़ रहे हैं, जिनके केस में अलग अलग रूल लगते हैं। तो भाई इनको तो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, तभी तो आपके लेक्चर रिकॉर्ड किया है, ताकि इसको बार बार आप पढ़ो। हाँ, जनरल रूल जो है वो एक ही है, वो उधर लगेगा जहां पर ये सर्विसेज कवर नहीं हुई हैं। इनके अलावा कोई और सर्विस होगी तो वहां जो है जनरल रूल लग जाएगा। अब ये लास्ट सर्विस कौन सी है, ये है कि किसी बंदे ने गवर्नमेंट को एड की सर्विस दी है। जैसे कि क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मान लो कोई टीवी चैनल है स्टार प्लस, स्टार प्लस के ऊपर गवर्नमेंट जो है एड की सर्विस देती है। गवर्नमेंट एड देती है, क्या एड देती है कि भाई मोदी को वोट करो, मोदी को वोट करो, तो इस तरह से एड देती है। या गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग रेलवेज के अंदर क्या, ट्रेन के डब्बों में अपनी एड लगा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अलग अलग तरीके से जो है वो गवर्नमेंट एड देती है। तो इसके बारे में बात हो रही है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है इसके केस में कैसे निकलेगा, तो इसके केस में जो है हमने एक चार्ट बना रखा है। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी ईच स्टेट, हर स्टेट का जो है अलग अलग निकलेगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ने ठेका दिया एक एजेंसी को कि भाई तेरे को क्या करना है, 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, 5 स्टेट में ऐड देनी है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इनके आसपास के 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, 5 स्टेट्स में ऐड देनी है। गवर्नमेंट ने इकट्ठे 1 करोड़ रुपए दे दिए एजेंसी को, आपको ऐड ये देनी है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार,
400 पार अब की बार, इस तरह की ऐड देनी है, चाहे उसके पैम्फलेट बांटो चाहे कुछ भी करो, ऐड देनी है। तो अब गवर्नमेंट, अब कॉन्ट्रैक्ट में जो है लिखा जाएगा कि भाई किस स्टेट के अंदर कितना खर्चा आएगा। तो मान लो हरियाणा के अंदर 20 लाख, उसमें 30 लाख, इस तरह से आता है, तो वैसे ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर दिक्कत आ जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लिखा नहीं है कि हर स्टेट का खर्चा क्या आएगा। उन्होंने एग्रीगेट बता दिया कि 1 करोड़ का खर्चा आएगा, तो एग्रीगेट बता दिया, लेकिन हर स्टेट का जो अलग अलग जो है वो नहीं बताया। अब अगर हर स्टेट का अलग अलग नहीं बताया, एग्रीगेट बता दिया, तो उस केस में कैसे होगा? उस केस में रूल नंबर 3 लगेगा। रूल नंबर 3 पढ़ने के लिए आईसीआई ने एक टेबल बनाकर दी है, वो आप पढ़ सकते हो आईसीआई के एसएमए से। मैंने जो है क्या कहते हैं यहां पर आईसीआई के एग्जाम्पल डाल दिए। एग्जाम्पल इज द बेस्ट फॉर्म इसको करने का, टेबल से आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि कहता है कि यहां पर एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इस तरह का जो है अपना स्लोगन दिया जाता है और इसकी एड दी जाती है। जो कि ऐड कहां दी जाती है? जो कि ऐड दी जाती है दिल्ली, पुणे, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, इन जगह दी जाती है और न्यूज़पेपर में दी जाती है। तो उस केस में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा? दिल्ली का दिल्ली बनेगा, पुणे का महाराष्ट्र बनेगा, मुंबई का भी महाराष्ट्र बनेगा और लखनऊ का बनेगा उत्तर प्रदेश और जयपुर का बनेगा राजस्थान। अमाउंट कैसे निकाली जाएगी? जो भी अपना वैल्यू के प्रोपोर्शन में बनाई जाएगी, जो भी क्या कहते हैं अपना क्या होगा, जो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो ओके है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होगा तो क्या होगा? अमाउंट पेबल टू दिल्ली, लखनऊ, जयपुर एडिशंस वुड कॉन्स्टिट्यूट द प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू डिसेमिनेशन ऑफ अपना रिस्पेक्टिवली शुड इशू सेपरेट इनवॉइसेस। तो ये कहते हैं कि भाई अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग इनवॉइस बनाने पड़ेंगे सप्लायर को बताना पड़ेगा कि मैं इसके लिए कितनी अमाउंट चार्ज कर रहा हूं, कितनी अमाउंट चार्ज कर रहा हूं, तो इस तरीके से बनेगा। ऑल तो एग्जाम के लिए तो एग्जाम्पल मेरे को तो लगता नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अपना जब सब कुछ एग्जाम्पल लिख ही देगा तो तुम क्या बताओगे। इसके बाद आगे बोलता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया? पैम्फलेट बंटवाए, लीफलेट बंटवाए, डायरीज बंटवाई, कैलेंडर बंटवाए, टी शर्ट बंटवाए। तो इस तरीके से स्वच्छ भारत की टी शर्ट्स बंटवाए। मान लो उसने क्या किया, 1 लाख पैम्फलेट जिसके ऊपर 1 लाख रुपए खर्चा आता है वो बंटवाए हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर। तो देख लिया जाएगा कि किस रेशो में बटे हैं, उस रेशो में बना दिया जाएगा। देखो क्या लिख रखा है, तो पैम्फलेट जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं हर स्टेट के अंदर उसी रेशो में लिया जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में गिवन होगा 20,000 पैम्फलेट बटे हैं, 50 बटे हैं, 30 बटे हैं रिस्पेक्टिवली। 20 बटे हैं हरियाणा में तो 20,000 का प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा हरियाणा। 50 बटे हैं यूपी तो 50 का प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा यूपी। 30 बटे हैं राजस्थान तो राजस्थान का प्लेस ऑफ सप्लाई 30,000 बनेगा। अगला एग्जाम्पल ये है कि आपने ट्रेन में ऐड दी है, अदर देन ट्रेन, सॉरी ट्रेन को छोड़कर बाकी जगह होर्डिंग्स लगवाई हैं। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अब की बार मोदी सरकार, ये आपने हरियाणा में भी होर्डिंग लगवाई, पंजाब में लगवाई, दिल्ली, गुजरात, हर जगह होर्डिंग्स लगवाई हैं। इस तरह का काम किया है। तो साक्षर भारत, इस तरह की होर्डिंग आपने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन 4 जगह लगाई हैं, 4 मेट्रो सिटीज में लगाई हैं। और इसके लिए आपने जो है क्या कहते हैं पैसे दिए होंगे। तो ये बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई चारों का अलग अलग निकाला जाएगा, दिल्ली का अलग, महाराष्ट्र का अलग, तमिलनाडु का अलग और वेस्टर्न बंगाल का अलग अलग निकाला जाएगा। जितना कि आपको जो है पैसे दोगे, जितने आप पैसे दोगे हर होर्डिंग के लिए उतना अलग अलग निकाला जाएगा। आप बोलो सर ना पता हो, तो गवर्नमेंट कहती है बताना पड़ेगा, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि किसका कितना पैसा है, सबका सेपरेट इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कहती है ट्रेन के बारे में बताओ। अगर एडवर्टाइजमेंट ट्रेन में दी जाती है तो ट्रेन तो चलती रहती है भाई, ट्रेन जो है क्या कहते हैं अपना ट्रेन में बोलते रहोगे, ट्रेन में आवाज आती रहेगी। मान लो आप बैठे हो ट्रेन में, आवाज आ रही है कि अब की बार मोदी को वोट देना है, या रेलवे स्टेशन पे आवाज आ रही है मोदी को वोट देना है, तो भाई वो तो ट्रेन तो चलती रहती है, इसका कैसे निकालोगे? तो गवर्नमेंट कहती है कि मान लेते हैं आपने ट्रेन के अंदर एडवर्टाइजमेंट देने की बात की है, जननी सुरक्षा के बारे में आपने दिया है, और वो आपने दिया है एक एक्सप्रेस है जो कि दिल्ली से चलती है, हरियाणा में आती है, उत्तर प्रदेश में आती है, मध्य प्रदेश में आती है, महाराष्ट्र में आती है, कर्नाटका में आती है, गोवा में आती है। इन सारी जगह जो है क्या कहते हैं ट्रेन चलती है। उस ट्रेन के अंदर आप बैठे रहोगे, अनाउंसमेंट आपको सुनाई देती रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट कहती है आप नंबर ऑफ किलोमीटर एस्टिमेट कर लो कि ट्रेन की जो अपना दिल्ली से लेकर अपना गोवा तक डिस्टेंस जो है वो दिल्ली में कितना डिस्टेंस फॉलो करता है, हरियाणा में कितना फॉलो करता है, यूपी में कितना, मध्य प्रदेश में कितना। ऑब्वियस ही बात है एग्जाम में लिखा आएगा, तो उन्होंने लिख रखा है ये रेशियो बना दी 0.5 0.5 2 2 3 3 1।
तो 1,20,000 रुपए का प्रॉपर खर्चा था, तो उसको इसी रेशो में बांट दोगे। 5,000 रुपए आ गया दिल्ली के लिए, 5,000 आ गया हरियाणा, यूपी आ गया 20,000 रुपए, मध्य प्रदेश 20,000 रुपए। इस तरीके से जो है आप डिवाइड करोगे। यानी कि ट्रेन में ऐड दी हो तो किसके हिसाब से डिवाइड करते हैं? किलोमीटर के हिसाब से डिवाइड करते हैं। रेलवे टिकट पे ऐड दी हो, हर रेलवे टिकट के पीछे लिख रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर रेलवे टिकट पे ऐड दी हो तो उस केस में क्या किया जाता है? तो रेलवे टिकट पे ऐड दी हो तो गवर्नमेंट कहती है वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो कैसे अपना आपको क्या किया जाएगा? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट। मतलब आपने क्या किया? आपने क्या किया? दो अपना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों के अंदर जो रेलवे टिकट्स बंटती हैं उनमें आपने क्या किया? उनमें आपने अपनी ऐड दे दी। तो गवर्नमेंट कहती है इन दो राज्यों में जो रेलवे टिकट्स बंटती हैं उनमें ऐड दी है, तो हम वहां पर रेलवे टिकट कितनी बिकी ये तो हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट यहां पर कहती है नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन आप एस्टिमेट कर सकते हो। आप चेक करो मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन कितने हैं, छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन कितने हैं। तो अगर रेलवे टिकट पे ऐड दोगे ना तो रेलवे स्टेशन के नंबर के हिसाब से हम चेक करेंगे। तो आपको जो है क्वेश्चन में गिवन होगा रेलवे स्टेशन का नंबर ये है, तो उसके हिसाब से आपको जो है क्या करना है? चेक करना है। यहां आपको रटना पड़ेगा कि भाई ट्रेन में देते हो तो नंबर ऑफ किलोमीटर देख रहे हैं, टिकट के ऊपर देते हो तो फिर क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन देख रहे हैं। आगे चलते हैं, रेडियो स्टेशन पे देते हो तो क्या देख रहे हैं? तो मान लेते हैं रेडियो स्टेशन पे देते हो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऐड देते हो रेडियो स्टेशन पे, जो कि कोलकाता में भी चलता है, भुवनेश्वर में चलता है, पटना में चलता है। ओपी क्या है? उसका नाम है रेडियो स्टेशन का। रांची में चलता है, दिल्ली में चलता है। तो ये 5 स्टेट्स में चलता है, अलग अलग जगह चलता है, रेडियो स्टेशन के अंदर चलता है। तो अब यहां पर कैसे निकाला जाएगा? तो ये बोलता है कि अपना कोलकाता का वेस्ट बंगाल निकलेगा, भुवनेश्वर का ओडिशा। ये तो क्या कर रहे हैं? हमारे से जो है जीके चेक करवा रहे हैं कि क्या हमें पता है कि ओडिशा कहाँ की राजधानी है, मतलब भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है, ओडिशा के अंदर है। पटना जो है बिहार के अंदर है, रांची झारखंड के अंदर आता है, दिल्ली दिल्ली के अंदर आता है। तो इन सब का प्लेस ऑफ सप्लाई जो है क्या कहते हैं? अलग अलग निकलेगा और सेपरेट इनवॉइस जो है क्या किए जाएंगे? इश्यू किए जाएंगे। तो मतलब यहां गवर्नमेंट के पास कोई एस्टिमेट नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि अपने आप जो है आप बता देना, अलग अलग वैल्यू बता देना और अलग अलग वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा। इसके अलावा जो है आगे चलते हैं, जो कि है टेलीविजन चैनल्स के केस में। भाई यहां तो बड़ी समस्या हो जाएगी। पता क्यों? क्योंकि टेलीविजन चैनल तो क्या होते हैं? टेलीविजन चैनल तो ऑनलाइन, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये तो भाई साहब क्या होता है कि भाई स्टार प्लस पे आता है और स्टार प्लस पूरे इंडिया में चलता है, हर घर में चलता है, हरियाणा में भी चलता है, पंजाब में भी चलता है, पता नहीं कहां कहां चलता है, कौन कौन देखता है। इसका कैसे निकालोगे? समस्या वाली बात है। तो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ऐड दी और वो ऐड जो है एक टीवी चैनल पे आनी है, जो कि टीवी चैनल दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, इन 5 स्टेट में ही चलता है। तो बच गए 5 स्टेट में चलता है। अगर सारे स्टेट्स में चलता होता तो भाई तुम कैसे निकालते? बहुत मुश्किल हो जाता। तो इन 5 स्टेट में चलता है। गवर्नमेंट कहती है कैसे करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट कहती है सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने ऐड दी थी नवंबर में, नवंबर में ऐड दी थी, तो गवर्नमेंट कहती है पिछले क्वार्टर, नवंबर जो है पिछले क्वार्टर का, पिछला क्वार्टर नवंबर का पिछला क्वार्टर कौन सा था? जुलाई अगस्त सितंबर वाला था। तो गवर्नमेंट कहती है सितंबर महीना देख लेना, पिछले क्वार्टर का लास्ट महीना देख लेना सितंबर, उसका भी लास्ट वीक देख लेना। उसके लास्ट वीक में जो भी व्यूअरशिप होगी, अब यहां रटना पड़ेगा कि अगर हमें जो है क्या चेक करना है, टीवी पे ऐड होती है तो हमें व्यूअरशिप चेक करनी है कब की? लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ की, जो लास्ट वीक है उसकी जो व्यूअरशिप होगी वो चेक करनी है, वो हमें चेक करनी है। तो इससे पता चलता है कि भाई 1 लाख लोग देखते हैं दिल्ली में, 2 लाख लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जोड़कर बताया हुआ है। अलग अलग फिगर बता देता है, इसका क्या चला जाता, हम उसी में रेशियो में डिवाइड कर देते। उत्तराखंड और जो है क्या कहते हैं यूपी का इन्होंने इकट्ठा फिगर बता दिया, और बिहार और झारखंड की इकट्ठी फिगर बता दी कि 1 लाख लोग देखते हैं। अलग अलग बता देता तो सिंपल हो जाता, हम उस रेशियो में डिवाइड कर देते। लेकिन इसने क्या किया? दिल्ली का तो अलग बता दिया, तो दिल्ली का तो हम निकाल सकते हैं। 1 लाख डिवाइड बाय टोटल हो गया, ये 1 लाख प्लस के 2 और 3, 4, 2 और 1 3 और 1 4, 4 लाख हो गया ना। 1/4 आ जाएगा दिल्ली का। दिल्ली का तो हम निकाल सकते हैं, और हम ये भी बता सकते हैं यूपी और झारखंड का मिलकर प्लेस ऑफ सप्लाई कितना बनेगा। लेकिन उनका अलग अलग बताने के लिए गवर्नमेंट कहती है अब आपको पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। तो फिर कहते हैं कि सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप कहता है कि क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के हमें अलग अलग डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कहता है कि ब्रॉडकास्टिंग की फिगर हमें अलग अलग अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेटेस्ट जनगणना जो भी हुई होगी उसकी पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी।
तो आप पॉपुलेशन की फिगर जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन में गिवन होगी, हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो बोलता है पॉपुलेशन की फिगर क्या दे रखी है, कहता है कि यूपी और उत्तराखंड में 9:1 है पॉपुलेशन की फिगर। तो भाई यूपी और उत्तराखंड का निकला कैसे था, पहले तो ये बताओ। देखो क्या निकला था हमारा कि भाई अपना यूपी और उत्तराखंड का मिलाकर कितना बना था, 2 लाख बना था। तो 2 लाख बना था। अब 2 लाख को आप जो है यूपी और उत्तराखंड में कैसे बांटोगे, 9:1 में बांट दोगे। तो 2 लाख को 9:1 में बांट दिया, 180 यूपी का आ गया, 20,000 उसका आ गया। इसके अलावा फिर बिहार और झारखंड की पॉपुलेशन है 4:1 में। तो बिहार और झारखंड का था कितना, उसका था बिहार झारखंड का 1 लाख का। 1 लाख को किसमें बांट दो, 4:1 में बांट दो, तो पता लग जाएगा बिहार का कितना और झारखंड का कितना। तो बिहार का आ गया 80,000, झारखंड का आ गया 20,000। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब इकट्ठी रेशो क्या बन गई, दिल्ली का 1 लाख था, यूपी का 180 आया, इसका 20 आया, इसका 80 आया, इसका 20 आया, ये बन गई आपकी अब इकट्ठी रेशियो। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। मतलब अगर टीवी में ऐड करते तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन तभी बनेगा। वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, टीवी की जो ब्रॉडकास्टिंग कितने ऑडियंस देखती है वो रेटिंग्स देखनी है लास्ट सितंबर की। अगर नवंबर महीने का आया तो सितंबर महीने के भी लास्ट हफ्ते की देखनी है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वो देखनी है। और उसको अगर वो स्टेट वाइज दे रखी होती है तो काम हो गया आसान। स्टेट वाइज नहीं दे रखी होती तो जिन स्टेट की कंबाइन है ना, उनकी पॉपुलेशन की रेशियो दे रखी होगी, उसको अप्लाई करके आपको हर स्टेट की अलग अलग पता लग जाएगी, फिर आप एक रेशियो निकाल सकते हो। तो मान लेते हैं इसने कहा कि 20 लाख रुपए की एड थी, तो अब आप जो है क्या कहते हैं इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ऑल्टरनेटिवली एक और तरीका भी निकाल सकते थे, वो क्या था, 20 लाख रुपए को आप किससे मल्टीप्लाई करते, पहले दिल्ली का निकालते। 20 लाख को मल्टीप्लाई करते 1/4 से, तो दिल्ली का निकल जाता। 20 लाख को 1/4 करोगे तो कितना आ गया, 5 लाख। तो यहां पर देखो दिल्ली का तो 5 लाख ही आ रहा होगा, दिल्ली का 5 लाख आ रहा है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें यूपी और उत्तराखंड का इकट्ठा पता है 2 आना है, तो ये आधा आना है, 1/4 आना, 2/4 आना है। तो 2/4 आना है तो 10 लाख आएगा। यानी कि यूपी और उत्तराखंड का मिलाकर कितना आएगा, 10 लाख आएगा। तो देखो मिलाकर यही आ रहा होगा, यूपी और उत्तराखंड का मिलाकर 10 लाख आ रहा है। अब इस 10 लाख को क्या करोगे, पॉपुलेशन रेशियो में बांट दो 9:1 में, तो भी आपका अलग अलग आ जाएगा। बाकी बचा हुआ आ गया बिहार और झारखंड का, जो कि आना था 5 लाख रुपए। इसको भी पॉपुलेशन रेशियो में बांट दो, जो कि 4:1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप पहले रेशियो निकाल लो या आप अलग से भी कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं, सिनेमा हॉल्स में ऐड दी तो क्या होगा। जैसे आपको पता है जब भी आप क्या कहते हैं मूवी देखने जाते हो तो एक ऐड आती है सिनेमा हॉल के अंदर कि हमारा जो वो है वो बीमार हो गया है, अपना गुटखा खाता था वगैरह वगैरह। तो इस तरह की ऐड आती है, गवर्नमेंट पूरे इंडिया के सिनेमा हॉल में ऐड देती है। तो उस केस में मान लो गवर्नमेंट ने तमिलनाडु और तेलंगाना में ऐड दी है, तो वहां पर जो है गवर्नमेंट ये रिस्पेक्टिवली यहां पर ऐड दी है, तो स्टेट वाइज इशू करना पड़ेगा। यहां हमने ऐसा नहीं बताया कि भाई एक्चुअली जितना पे किया जाएगा एक्चुअल अमाउंट के बेस पे होगा, यहां कोई रेशियो वगैरह नहीं बताई है। इसके बाद आगे है एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पे ऐड देते हो तो क्या होगा, तो अगर आप इंटरनेट पे ऐड देते हो तो वहां पर जो है यहां पर ये इसने लिख रखा है कि आपने इंटरनेट पे ऐड देते हो, यानी कि मोबाइलों पे लोगों के ऐड आती है, इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐड आती है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ट्राई के आपको जो है क्या करने हैं, ट्राई के फिगर्स निकालने हैं, ट्राई के फिगर्स निकालने हैं कि ट्राई के फिगर्स निकालने हैं कि कहां कहां जो ऐड गई है, और फिगर्स निकालने हैं फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 17। तो देखो क्या लिख रखा है, अपना जो है आपको इंडिकेट ऑन द देयर वेबसाइट। तो ट्राई की वेबसाइट से आपने निकालने हैं, ये डेट तो क्या याद रखो कि मार्च के निकालने हैं, सिंपल सी बात है। ट्राई के आपने फिगर्स निकालने हैं। ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उससे पता लग जाता है कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, तो हमें नंबर ऑफ यूजर का पता लग जाएगा। तो इससे जो है हमें स्टेट वाइज नंबर ऑफ यूजर का पता लग जाएगा। तो हमें जो है क्या कहते हैं इंडिविजुअल स्टेट्स के जो है अपना यूजर पता लग जाएगा। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं ट्राई हमें 2 स्टेट का इकट्ठा डेटा देती होगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। तो जैसे कहता है कि क्या है कि मान लो उसने कंप्लीट स्टेट उसने क्या क्या इकट्ठा डेटा दे दिया, तो हमें स्टेट वाइज ब्रेकअप कैसे करना पड़ेगा, हम जो है क्या कहते हैं अपना कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है लेटेस्ट जनगणना के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा इसने लिखा है। तो मानता है कि भाई मान लेते हैं क्या होता है कि आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और असम के केस में ये रेशो दे दी 8:1 2 रेशो एंड सो ऑन, मतलब हर स्टेट की अलग अलग रेशो दे दी, तो उस रेशो में आप बांट दोगे, सबके सेपरेट इनवॉइस बनाओगे। तो मतलब कुल मिला के बात ये है
मोबाइल पे कोई ऐड आती है तो देखो कितने स्टेट्स में गई है, उन स्टेट्स का आप ट्राई का डेटा निकालो, आपको नंबर ऑफ यूजर पता लग जाएंगे, तो उससे आप जो है उसको रेशियो में डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। अगर ट्राई क्या करती है, 2 स्टेट का इकट्ठा डेटा देती है, तो फिर उनकी पॉपुलेशन से रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद जो है एसएमएस के थ्रू, अब आता है एसएमएस के थ्रू। मान लो सर असम के अंदर एसएमएस आते हैं तो सिर्फ असम आ जाएगा, पूरे इंडिया में जाते हैं तो वही फिर सब्सक्राइबर बेस के ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लेते क्या लिख रखा है, टेलीकॉम सर्कल ऑफ नॉर्थ ईस्ट कवर्स अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, इन सबके सब्सक्राइबर का डेटा इकट्ठा देती है। अगर सबके सब्सक्राइबर का डेटा इकट्ठा देगी तो इनमें आपस में कैसे बटेगा, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से बटेगा, लेटेस्ट जनगणना के हिसाब से जो है रेशियो के हिसाब से बटेगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, आगे लिख रखा है, और ये है कि वही सारी प्रोसेस है कि सबसे पहले सब्सक्राइबर की फिगर निकालो और फिर उसको क्या करना है, आपको अपना पॉपुलेशन से डिवाइड करके आपको अलग अलग करके निकालना है। तो ये पढ़ लेना भाई, एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल है। लास्ट देख लेते हैं क्या लिख रखा है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है 2 सर्कल आते हैं, एक तो आंध्र प्रदेश आता है, एक आता है तेलंगाना। मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की डाटा क्या मिले होते हैं, इकट्ठे सब्सक्राइबर का डेटा इकट्ठा मिला है, तो उनको अलग अलग कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है जनगणना के हिसाब से करेंगे, आप जो है सेंसस के हिसाब से करोगे। अच्छा, उसमें यमन का एरिया भी आता है और जो पुडुचेरी के अंदर है, तो हम पॉपुलेशन के हिसाब से कर लेंगे। तो हम तेलंगाना, यमन, यनम विल हैव टू बी एक्सक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग द, हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब हम आंध्र प्रदेश को सर्विस दे रहे हैं तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, पॉपुलेशन के हिसाब से हटाओगे। इसके अलावा अब हमें डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं आती हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर की डेफिनेशन क्या होती है, लोकेशन ऑफ सप्लायर की डेफिनेशन क्या होती है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्या होती है, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, एज इट इज सेम है। बस क्या है फर्क, ये है कि भाई यहां पर लिख रखा होगा, मान लो रेसिपिएंट की डेफिनेशन मैं कराता हूं, तो कहता है कि अगर रेसिपिएंट अपना जो है सर्विस रिसीव करता है रजिस्टर्ड प्लेस पे, तो उसी प्लेस का एड्रेस होगा। अगर कोई और उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां सर्विस रिसीव करता है, तो उस प्लेस को माना जाएगा। और अगर उसका मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट वेदर प्लेस ऑफ बिजनेस मोर देन वन प्लेस पे करता है, तो लोकेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड जो है ये माना जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो मैं क्या करता हूं, मैं अपना एक ऑफिस हिसार है, एक ऑफिस दिल्ली है, दोनों की मैं ऑडिट करवाता हूं, सिंगल इनवॉइस है, लोकेशन ऑफ रेसिडेंट क्या माना जाएगा, जो जो मोस्टली रिलेटेड है वो माना जाएगा। एक तो ये बोलता है अगर 2 लोकेशन है तो। अगर एक ही लोकेशन है, मैं दिल्ली की ऑडिट करवाता हूं, तो दिल्ली की जो लोकेशन है वही मेरा क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब जहां भी मेरा ऑफिस है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो तो रजिस्टर्ड वाला ऑफिस, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, मतलब आप सर्विस रिसीव कर रहे हो रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं कर रहे, कहीं और सर्विस रिसीव कर रहे हो या गुड्स कहीं और रिसीव कर रहे हो, तो जहां भी रिसीव कर रहे हो, जो भी आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, यानी कि जो आपकी ब्रांच है, जो आपका डीडीपी है, उसकी लोकेशन मानी जाएगी आपकी रेसिपिएंट की लोकेशन। और अगर क्या कहते हैं इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता, आप घर पे सर्विस रिसीव कर रहे हो, तो आपका जो रहने का रेजिडेंस होगा वो आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। सेम डेफिनेशन चलेगी लोकेशन ऑफ सप्लायर की, कि भाई अपना जहां से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर रजिस्टर्ड प्लेस से प्रोवाइड कर रहा होगा तो उसका एड्रेस जो है उसका लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा। अगर वो किसी और प्लेस से प्रोवाइड कर रहा होगा तो वो वाला एड्रेस माना जाएगा। मोर देन वन से प्लेस से प्रोवाइड कर रहा होगा, डायरेक्टली रिलेटेड जहां से है वो माना जाएगा। और ये भी नहीं है तो घर का एड्रेस जो है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा। इसी के साथ ये हमारा जो है क्या कहते हैं अपना होता है प्लेस ऑफ सप्लाई कंप्लीट। इसमें एक अमेंडमेंट आई थी जो कि एक तो मैंने करवा दी है, साथ के साथ एक अमेंडमेंट जो है वो कवर नहीं की है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी डिटेल तो आप कहां पढ़ सकते हो, डिटेल तो आपको जो है मैंने कहां करवाई हुई है, मैंने आपको अमेंडमेंट लेक्चर में करवाई हुई है। ये जो अमेंडमेंट आई है वो इस केस में आई है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस के केस में आई है, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के केस में आई है। वो क्या है कि पारस को मान लो अपना होर्डिंग्स देनी है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देनी है, पारस को अपने बैनर लगवाने हैं उस केस में। तो अगर पारस को बैनर लगवाने हैं और पारस कहती है कि मेरे को ये वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बैनर लगाना है, तो फिर तो क्या हो गया, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली, फिर तो क्या हो गया कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लोकेशन होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, आप एक एजेंसी को बोलते हो कि आपने कहा कि भाई कहीं पे भी बैनर लगा दो, बस इस एरिया में होने चाहिए, आपने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, वो एजेंसी जो है जनरल रूल लग जाएगा,
जनरल रूल के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा, क्योंकि वहां पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वो सामने वाले पर्सन का कंट्रोल है, उसकी प्रॉपर्टी है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस केस में जो है क्या कहते, आपका कंट्रोल होने का मतलब ये है कि आपने सामने वाले को पैसे दिए हैं, किस चीज के पैसे दिए हैं कि भाई ये दीवार मेरी है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, यहां पर मैं चाहे पेंट करूं, चाहे मैं कैसी एड पेस्ट करूं, चाहे मैं अपना पोस्टर लगाऊं, कैसा मर्जी करूं, तो वो तो हो गया आपने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने एक स्पेस हायर कर लिया, चाहे वो होर्डिंग के ऊपर हो, बिलबोर्ड के ऊपर हो, कैसे भी हो, तो उस केस में तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी माना जाता है। लेकिन अगर आपने जस्ट एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, आपने प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने उसका कंट्रोल नहीं लिया अपने हाथों में, तो फिर जनरल रूल लग जाता है, वहां पर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाता। इसी के साथ हमारा जो है क्या कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की रिवीजन होती है कंप्लीट। मैं प्लीज आपको ये बोलूंगा, दरख्वास्त करूंगा, बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है, एग्जाम में नया चैप्टर पक्का आएगा, एक बार देखो, दो बार देखो, रिवीजन देखो। मैंने जो है क्या कहते हैं आपको अच्छे से करा दिया। गुड्स के केस में अलग होता है, सर्विस के केस में अलग होता है। सर्विस के केस में भी दो बातें होती है, जनरल रूल, स्पेशल रूल। स्पेशल रूल बहुत सारी स्पेसिफाइड सर्विसेज थी, सबके अलग अलग रूल्स थे, वो सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।